जैसे साक्ष्य आपसे पूछे जाएंगे, तो कल की जो बात थी तो उसमें पाषाण काल में, स्टोन एज में ऐसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि आपसे सबसे पहले मानव ने किस खेती का यूज किया था, कौन सी फसल जो है उगाई थी, तो वो क्या था, ज्योति। ठीक है ना। चित्रकारिता के साक्ष्य कहाँ से मिले, कहाँ से मिले, भीमबेटका से। ठीक है ना, भीमबेटका में रायसेन। हाँ, तो वो कहाँ पे पड़ता है, एमपी। और इसी तरह से सबसे पहले किस धातु का मानव ने यूज किया था, तो तांबा। ठीक है ना। तो इसके पास बेसिकली होता क्या है, ताम्र पाषाण काल आ जाता है। ठीक है ना। तो ताम्र पाषाण काल में आपको बस इतनी बात याद रखनी है कि उसमें जो है मनुष्य ने सबसे पहले धातु का यूज किया था, तो वह धातु कौन सी थी, तांबा थी। आज जो हम बात करेंगे वो, आज हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। आप देखो, सिंधु घाटी सभ्यता। उससे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि इसमें आपको पढ़ना क्या क्या है सिंधु घाटी सभ्यता में। ठीक है ना। तो पहले ये चीज जान लेते हैं, क्योंकि ये चैप्टर अब ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन जो है आने स्टार्ट हो जाते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता से क्वेश्चन जो है आते हैं एग्जाम में। इसका सबसे पहले तो हम बात करते हैं इसमें हमने पढ़ना क्या क्या है। तो सबसे पहले हमने पढ़ना है इसकी भूमिका, सिंधु घाटी सभ्यता ये हमारा टॉपिक है। सबसे पहले हम भूमिका पढ़ेंगे, फिर हम देखेंगे इसका नामकरण, इसका नामकरण क्या है, फिर हम देखेंगे नगर योजना, इसकी मतलब जो नगरीकरण इसे क्यों बोलते हैं, क्यों इसकी नगरी योजना वगैरह इसका ये देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे इसकी लिपि, कि इसकी लिपि क्या है। लिपि के बाद हम इसमें देखेंगे इसके मुख्य मतलब कहाँ कहाँ से इसके जो है मुख्य स्थान, कहाँ कहाँ से इसके साक्ष्य मिले हैं, मुख्य स्थान के हम इसके डिस्कस करेंगे, इंपोर्टेंट प्लेस। छठा हम बात करेंगे इसकी आर्थिक नीति, फिर हम बात करेंगे इसकी सामाजिक नीति, फिर हम बात करेंगे इसकी धार्मिक नीति, ये सामाजिक है। चलो ऐसे रहने तो धार्मिक नीति, और फिर हम इसके बाद देखेंगे कौन क्या हो गया आपके पास, सामाजिक नीति होगी, आर्थिक सामाजिक धार्मिक, और इसके बाद जो है हम इसकी देखेंगे राजनीतिक नीति, मतलब राजनीति। ये हम इसमें जो है चीजें जो है हमने इसमें डिस्कस कर ली, और इसके बाद हम इसका देखेंगे पतन। तो ये हमने जो है इसमें देखना है कि इसका नीति ना क्या, आप इसे जीवन कह सकते हो, जैसे इसका आर्थिक जीवन कैसा था, सामाजिक जीवन इसका कैसा था। ठीक है ना, इस तरह से हमने इस पर डिस्कस करने। तो हमारा चैप्टर का नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। इसकी भूमिका देखेंगे, नामकरण देखेंगे, नगर योजना देखेंगे, लिपि देखेंगे इसकी क्या लिपि थी, इसका मुख्य स्थान क्या था, आर्थिक जीवन, सामाजिक जीवन, धार्मिक जीवन, और इसका पतन, कि किस तरह से इसका जो है आपके बाद में जो है पतन हो गया था। ये चीजें हमने जो है इसमें जो है पढ़नी है कि किस किस तरह से हमने इसमें पढ़ना है। ठीक है ना। तो पहले हम बात करते हैं इसकी, देखो लगभग आप मान के चलो 19वीं सदी के आसपास तक ये माना जाता था कि भारत में कोई सभ्यता थी नहीं, सभ्यता नाम की कोई चीज नहीं थी। ठीक है ना। ये कब तक की बात है, ये आप मान के चलो 1850 ईस्वी में तक की बात है। ठीक है ना। बेसिकली 1861 से जो है ये लगना स्टार्ट हो जाएगा, वो 1823 से। लेकिन अभी मैं बताऊंगा कि इसके डेट का क्या है। तो मतलब आप ये मान के चल सकते हो 19वीं सदी तक ऐसा माना जाता था कि भारत में कोई भी जो है पुरानी सभ्यता थी नहीं। तो ये हम जो है मानते चले आ रहे थे। तो फिर हम इतिहास कहाँ तक पढ़ते थे, तो ऐसा उस समय फिर हम इतिहास जो पढ़ते थे तो वैदिक काल से आगे तक का पढ़े थे। मतलब जैसे हम पढ़ रहे हैं ना, तो अभी हमने इतिहास कहाँ से पढ़ा, पूरा पाषाण काल से। मतलब उस समय के लोग ऐसा मानते थे कि भारत का जो प्राचीन इतिहास है वो कहाँ तक है, वो वैदिक काल तक है। मतलब इसे जो है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानते ही नहीं थे लोग। ठीक है ना। तो फिर इसकी धीरे धीरे जो है इसकी खोज हुई। तो इसकी खोज जो है, इसकी खोज के बारे में जैसे हम बात करेंगे, तो एक वो थे 1826 में, ये वाले ये चीज जो ताली ना, क्योंकि इसी से हम जो है पढ़ने वाले। पहले हम इसकी भूमिका देखेंगे, फिर इसका नामकरण देखेंगे, नामकरण क्या क्या है, फिर इसकी नगर योजना देखेंगे क्या से थे, इसकी लिपि देखेंगे, इसके मुख्य स्थान देखेंगे। इंपॉर्टेंट जो चीज है इसमें ये है, इसके मुख्य स्थान से जो है पीटी में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं इसके। ठीक है ना। बाकी पढ़ना हमने जो है सब कुछ है, तो एक एक करके जो है हम इस चीजों को जो है क्लियर करते हैं किस किस तरह से। तो ये वाली बात तो आप समझ गए होगे, इसमें आप कॉपी कर सकते हो क्योंकि इसी हिसाब से हम पढ़ लें। तो पहले हम इसकी भूमिका, आप हेडिंग डाल लो, हेडिंग डाल डाल के जो है हमने इसमें काम करना। तो भूमिका की हम बात करते हैं, इसकी भूमिका क्या है। तो आप इस तरह से समझो, देखो 1826 में चार्ल्स मैसन करके एक जो है
भाई 1826 में चार्ल्स मैसन, ये एक मतलब ब्रिटिश अधिकारी थे। तो इन्हें जो है कुछ साक्ष्य मिले थे, साक्ष्य मिले थे कि भाई यहाँ जो है उस समय के पाकिस्तान में, ठीक है ना, हड़प्पा वगैरह के, मतलब इन्हें ऐसे साक्ष्य मिले थे कि कोई चीजें इन्हें पुरानी पाई गई थी, ठीक है ना। तो हल्का सा मतलब इनका ध्यान गया था इस चीज की तरफ कि भाई कोई पुरानी सभ्यता है भारत के अंदर। तो उस समय मतलब पाकिस्तान भी भारत का ही पार्ट था, तो पाकिस्तान के एरिया में इन्हें कुछ चीजें मिली थी, लेकिन इन्होंने ज्यादा फोकस नहीं किया था। ज्यादा फोकस क्यों नहीं किया था? क्योंकि ये तो एक अंग्रेज थे और दूसरा भारत का जो है, भारत इनका उपनिवेश था। तो ये ऐसी बात कोई भी बताना नहीं चाह रहे थे भारत को कि जिससे भारतीयों को ऐसा लगे कि आपकी सभ्यता, तो आप मतलब सभ्य लोग थे, आपका भी प्राचीन मतलब आपकी भी जो एंशिएंट हिस्ट्री है वो अच्छी है। तो मतलब इन्होंने मतलब इतना ज्यादा ध्यान नहीं किया, लेकिन फिर भी अगर कभी फैक्चुअल क्वेश्चन आ जाए 1826 में चार्ल्स मैसन ने, तो ऐसा क्वेश्चन एक बार मैंने देखा तो ये पूछा जाता है कि इसके सिंधु घाटी सभ्यता के मतलब वो कौन है, जनक कौन है। तो जनक के रूप में मतलब इसका जो है किसने इसका जो है पहली बार में पता लगाया था? तो पता किसने लगाया? चार्ल्स मैसन ने। बस हल्का सा मतलब इनका कोई ध्यान नहीं दिया इन्होंने, बस इसी तरह से मतलब एक हल्की सी ने जानकारी मिली, कुछ इन्हें जो है मिला, फिर इन्होंने मतलब उस चीज पर कोई डिस्कस नहीं करा और ये प्रोसेसिंग जो है ऐसी चलती रही। अब धीरे धीरे करते करते 1861 में एक आपके पास 1861 में एक अलेक्जेंडर कनिंगम के नाम से आए थे, ठीक है ना, अलेक्जेंडर कनिंगम। अलेक्जेंडर कनिंगम, इन्होंने जो है भारतीय, इन्होंने थोड़ा सा इस पर जो है ध्यान दिया था। इन्होंने किस समय की बात है? जब भारत में जो है रेलवे का जो है रेलवे का विकास हो रहा था, तो ये उस समय की बात है। तो अलेक्जेंडर कनिंगम ने जो है हल्का सा जो है इसकी तरफ ध्यान दिया और इन्होंने इसके लिए एक विभाग बनाया था, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग, ASI जिसे आप बोल देते हो, ठीक है ना। तो उसकी जो है इन्होंने हल्का सा जो है मतलब उसकी इन्होंने स्थापना की थी। कब की बात है? 1861 की। तो अब इन्होंने स्थापना कर दी थी, इसके बाद भी इनका जो है कोई इसमें जो है ध्यान नहीं दिया था, ठीक है ना। मतलब ये प्रोसेसिंग ऐसी चलती रही, तो खनन वगैरह थोड़े बहुत होते रहते। हुआ क्या था? प्रोसेसिंग ये थी कि जो आपका पाकिस्तान वाला एरिया है, तो पाकिस्तान के एरिया में लोग जो है अपने घर वगैरह बना रहे थे। तो ये सुनने में आया था कि लोग जो है ईंट निकाल कर ला रहे थे, और ईंट निकालने के बाद जो है ईंट निकाल के ला रहे थे और अपने घरों का मकान बना रहे थे। तो अचानक से कहीं ईंटें मिल रही थी और पक्की ईंटें मिल रही थी। तो ये वाली बात जो है इन अधिकारियों को पता चली कि भाई ऐसा क्या है इसमें। तो ये वहां गए, इन्होंने जाके देखा। तो पहले तो यहाँ तक तो कोई इस पर ध्यान गया नहीं था, ठीक है ना। तो यहाँ 1861 में जो है अलेक्जेंडर कनिंगम ने जो है इन्होंने हल्का सा इस पर जो है ध्यान दिया था। अब ये इन्होंने भी ध्यान दिया, ऐसा कोई ज्यादा इन्होंने भी काम करा नहीं। लेकिन फिर बात आती है 1921 की। किसकी बात आती है? 1921। 1921 में एक आदमी आते हैं जिनका नाम होता है जॉन मार्शल। क्या नाम है? जॉन मार्शल। जॉन मार्शल, जॉन मार्शल की अध्यक्षता में ही जो है, देखो ये तो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग, इसकी स्थापना किसने कर दी है? अलेक्जेंडर कनिंगम में। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग, ऐसा क्वेश्चन कभी फैक्चुअल पूछ लिया जाए तो आपको हल्का सा पता होना चाहिए। तो 1861 में जो है भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की जो है स्थापना कर दी है किसने? अलेक्जेंडर कनिंगम ने। 1921 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के जो अध्यक्ष हैं, तो उस समय जो उसके अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष कौन है? तो अध्यक्ष है उस समय कौन? जॉन मार्शल। अब जॉन मार्शल की अध्यक्षता में ही, जॉन मार्शल की अध्यक्षता में ही एक आदमी थे जिनका नाम था दयाराम साहनी। तो दयाराम साहनी ने जो है हड़प्पा स्थान नाम की एक खोज की। किसकी स्थापना की खोज की? 1921 में। हड़प्पा नामक एक स्थान है, कहां पर है ये? पाकिस्तान में। बहुत डीप पढ़ने वाले हैं हम इसके हड़प्पा के बारे में, ठीक है ना। तो इन्होंने हड़प्पा नामक स्थान की खोज की, और खोज करके इन्होंने देखा कि यहाँ से जो है काफी सारे ईंट वगैरह मिल रही हैं, ऐसी ऐसी बहुत सारी चीजें मिल रही हैं। तो इन्होंने देखा भी यहाँ जो कोई सभ्यता रही होगी, ठीक है ना। तो 1921 में जो है इन्होंने खोज कर दी। इससे अगले साल ही 1922 में राखलदास बनर्जी, ठीक है ना, RD बनर्जी, इन्होंने जो है किसकी? मोहनजोदाड़ो की खोज की। किसकी खोज की? मोहनजोदाड़ो की। अब आप देख रहे हो दो स्थान खोजे जा चुके हैं, एक तो 1921 में और एक 1922 में। अब 1921 और 22 में जैसे ये स्थान खोजे गए तो भारतीयों मतलब इंडिया के अंदर ये बात न्यूज़पेपर वगैरह में छपकी और ये क्लियर हो गया कि भारत के अंदर कोई सभ्यता थी, और उस सभ्यता का नाम क्या रखा? तो देखो पहले बार जो खोज हुई है उसका नाम कौन सी जगह खोजी गई है? हड़प्पा। तो इस सभ्यता का उस समय नाम जो दिया गया है वो हड़प्पा कालीन सभ्यता बोल दी है, हड़प्पा सभ्यता बोल दी।
फिर अगले साल ही 1922 में कौन सी सभ्यता खोजी गई है, मतलब कौन सा स्थान खोजा गया? देखो हड़प्पा पाकिस्तान में एक जगह, हड़प्पा पाकिस्तान में एक जगह थी, गांव का नाम था किसी, तो उसी के नाम पे इसका नाम जो है हड़प्पा सभ्यता रख दिया, और वैसे भी पहला स्थान खोजा गया है, ठीक है ना। इसके अगले साल ही कौन सी जगह है? मोहनजोदाड़ो। तो मोहनजोदाड़ो जो है खोजी गई, तो फिर इसके अगले साल ही जो है इसका नाम रख दिया, क्या नाम रख दिया? मोहनजोदाड़ो सभ्यता, ठीक है ना। अब चूंकि ये किस एरिया में थी? ये थी पाकिस्तान वाले एरिया में। अब पाकिस्तान में आपको पता है कौन सी नदी बहती है? सिंधु घाटी सभ्यता। तो चूंकि सिंधु नदी बहती है, तो इसी का नाम जो है फिर नाम क्या रख दिया इसका? सिंधु। तो आप देख रहे हो, तो इसके कितने नाम है? तो आपको नाम आ सकता है हड़प्पा सभ्यता, नाम आ सकता है मोहनजोदाड़ो सभ्यता, ठीक है ना, और नाम आ सकता है आपके पास क्या? सिंधु सभ्यता, ठीक है ना। आपको पता है यहीं पे जो है सरस्वती नदी के, फिर बाद में जैसे देखा गया ना, तो देखा गया कि ये सरस्वती नदी के आसपास मिले थे, तो इसी का नाम क्या दे देते हैं? कभी कभार जो है सरस्वती सभ्यता भी दे देते हैं। ये बहुत रेयर दे दिया जाता है, लेकिन किसी किसी बुक में ऐसा पढ़ा हुआ मैंने देखा था, तो मैंने आपको बता दिया। आपको बताऊं, इससे पहले आप देख रहे थे मनुष्य किसका यूज कर रहा था? पत्थर का। पत्थर के बाद मैंने बताया फिर आई थी ताम्रपाषाण सभ्यता, ठीक है ना। उसमें कुछ ऐसा पढ़ने के लिए है नहीं, तो ये क्वेश्चन बनता है कि मानव ने सबसे पहले किस धातु का यूज कराया? तो किसका क्या था? तांबे। तो किसका? तांबे का। अब इस सभ्यता में जो ऐसे पाया गया, तो इस सभ्यता में एक चीज पाएगी कि इन्होंने जो पहली बार यूज कराया वो किसका कराया? कांस्य। किसका यूज कराया? कांस्य का। तो आप इसे कह सकते हैं, तो इसे इसी का नाम दे दिया कांस्य युगीन सभ्यता। इसी का नाम क्या दे दिया? कांस्य युगीन सभ्यता। तो आपने दो चीज देखी। पहली चीज तो आपने ये देखी कि इसकी खोज कैसे कैसे हुई। अभी हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा कहाँ है, कैसे है, वो हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे इसमें। मोहनजोदाड़ो कहाँ है, ठीक है ना, इस तरह से। घगर, मतलब ये सब चीजों के, इनके प्लेस के बारे में तो हमने जानना ही है, 10-12 प्लेस है, सबके बारे में डिटेल से जानना ही है। तो अभी तक तो आप ये समझो कि इसकी खोज कैसे कैसे हुई है। तो खोज इस तरह से इसकी जो है हो चुकी है। तो 1922 तक, 22-23 तक फिर पूरे वर्ल्ड में ये वाली बात पता चल गई कि भी भारत में भी जो है एक सभ्यता थी, ठीक है ना, और काफी प्राचीन सभ्यता थी, और वह सभ्यता कैसी थी? वह शहरी सभ्यता थी। ये कैसी सभ्यता थी? शहरी सभ्यता थी, ठीक है ना। तो पहली बात तो आप ये वाले इनके डेट लिख लो और ये नाम लिख लो हल्का सा, फिर उसके बाद जो है हम बात करते हैं इसके क्या है, ठीक है ना। तो ये था इसके बारे में, भूमिका क्या थी इसकी, ठीक है ना। तो हमने इसके बारे में जो है भूमिका के बारे में समझा, और ये देखा कि किस तरह से जो है इसकी सभ्यता की जो है खोज हुई थी। राखलदास बनर्जी, ये बताया जाएगा। राखलदास बनर्जी, दयाराम साहनी, ये इंपॉर्टेंट नाम है, ये याद होने चाहिए तुम्हें हमेशा, ठीक है ना। तो ये कोई मतलब वैसी बात नहीं है, ये इंपॉर्टेंट नाम है, इसके जो है इसके बारे में पता ही होना चाहिए। चलो आगे हम बात करते हैं इसके विस्तार की। अब हम इसके विस्तार की बात करते हैं, वाली बात लिखिए, ठीक है ना। इसके विस्तार की तरफ हम चलते हैं हल्का सा। देखो इसका जो विस्तार है, ऊपर तो एक जगह है मांडा, ये कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर में। इधर जगह है आलमगीरपुर, ये कहाँ पड़ता है? मेरठ, ठीक है ना। साउथ में जगह है दैमाबाद, ये कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में, ठीक है। सुक्त गेंडा कोर, ये एक जगह है, ये कहाँ पड़ता है? ये पाकिस्तान में पड़ता है। हाँ, सुक्त गेंडोर, इस तरह से जो है इसका नाम है। चलो मैं लिख देता हूँ इसका, स उ अदा कहते, ठीक है ना, सुक्त। ये है इसका, ठीक है ना। तो ये कहाँ पड़ता है? ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान में पड़ता है। तो ये तो इसके बाद है। तो यहाँ से देखो क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता कि मोहनजोदाड़ो का उत्तरी हिस्सा कहाँ है? तो उत्तरी इसका हिस्सा कौन सा है इसका? मांडा। कहाँ पर पड़ता है? जम्मू कश्मीर में। ये कौन सा स्थान हो गया भाई? आपको ये तो पता है ना,
जैसे कोई चीज होती है तो ये तो आपको पता है पूरब होता है, ये पश्चिम होता है, ये उत्तर होता है, ये दक्षिण होता है, ये चीज होती है ना। तो आप ये वाली बात समझ रहे हो, तो बताओ पूरब में कौन सा स्थान है इसका, मेरठ, और उत्तर में मांडा, दक्षिण में दैमाबाद महाराष्ट्र में, ये सुतकुंडा बलूचिस्तान पाकिस्तान में। तो ये इसके जो है स्थान है। तो इस रूप में ये जो है फैली हुई, ये जो फैली हुई है यह त्रिभुजाकार रूप में फैली हुई है। कैसे फैली हुई है, त्रिभुजाकार में, ठीक है ना, ट्रायंगल के सरफेस में जो उसमें जो है ये फैली हुई इस तरह से कुछ इसका जो है, जैसा आप इसका बनाओगे इस तरह से ये इसका बनता है, ठीक है ना, ट्रायंगल उसमें जो है ये फैली हुई है। तो ये इसका जो है स्थान है कि इसका पूर्वी स्थान कौन सा है, उत्तरी स्थान कौन सा है और दक्षिणी स्थान कौन सा है, ठीक है ना। अभी हम पहले इसके बारे में जान रहे हैं कि इसके स्थान कहाँ है, कैसे कैसे ये जो है मिली है। तो इतना जो है फैली हुई है। अब मान के चलो जैसे सबसे शुरू में तो आपको पता है हड़प्पा, हड़प्पा जो है खोदी गई थी। फिर क्या खोदा गया अभी, मोहनजोदाड़ो। तो इस तरह से ये खोदी गई है। और अब तक तो आते आते लगभग आप मान के चलो 2800 के आसपास जो है स्थान खोद लिए गए, ठीक है ना, 2800। अभी प्रोसेसिंग अभी भी जारी है, तो और भी स्थानों की मतलब खुदाई तो चलती ही रहती है, ठीक है ना। हमने बेसिकली सभी नहीं पढ़ने होते हैं, 10-12 स्थान पढ़ने होते हैं जो एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो आप पहले इसे उतार लो, इसका पूर्वी पश्चिमी इसका जो है कहाँ से जो है कौन सा स्थान है इसका। ठीक है ना। तो ये था इसके बारे में, मतलब अच्छा ये तो आपको पता है ना इसका कार्बन, मतलब इसका पता कैसे चलता है प्लेस वगैरह का, कार्बन डेटिंग से पता चलता है, ठीक है ना। ये तो पता ही होगा आपको, कार्बन डेटिंग से जो है पता चलता है, आपने केमिस्ट्री वगैरह में पढ़ा होगा। मतलब कोई भी चीज होती है ना, तो उसका जैसे हम पूर्व उसका जो है अनुमान लगाते हैं, जैसे कोई भी जीवित चीज होती है तो उसमें कार्बन वगैरह पाया जाता है, तो कार्बन डेटिंग ही उसे बोलते हैं। उससे जो है किसी भी चीज का एज जो है निकाल दी जाती है, ठीक है ना। तो ये एज के बारे में हो गया। अब हम बात करते हैं इससे आगे। तो ये इसके बारे में मतलब हल्का सा था, इसका एरिया किस किस रूप से जो है फैला हुआ है, तो एरिया के बारे में हम बात कर चुके। अभी हम ये नहीं पढ़ने कि ये कैसे कैसे क्या थी, नगरीय थी क्या थी, कैसे इसका समाज वगैरह, वो धीरे धीरे हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये वाली बात हम जो है समझ चुके हैं। इससे आगे हम बात करते हैं। तो आप पहले ये बताओ मुझे इसके टाइमिंग क्या है। तो टाइमिंग की यदि आप बात करोगे, इसका टाइमिंग टाइमिंग हो देख लो, टाइमिंग इसकी बहुत अलग अलग है, मतलब जैसे उसमें बताया था ना। लेकिन फिर भी इसके टाइमिंग को जो है इसकी जो कार्य उससे है, ये 2350 से लेके 1750 तक। फिर सब 7-8 इसकी टाइमिंग है, और अलग अलग इतिहासकार ने सबने अलग अलग इसकी टाइमिंग दी थी। जो एनसीईआरटी जो एग्जाम के हिसाब से इंपोर्टेंट टाइमिंग है वो इसकी ये है, ठीक है ना। कब है, 2350 से लेकर 1750 तक। कहीं कहीं 2500 से लेकर 1750 होगा, कहीं कहीं 2700 से लेकर 2400 होगा। होता क्या है, अलग अलग उसने जो है नाम दे रखे हैं, अलग अलग उसने अलग अलग टाइमिंग दी है। तो टाइमिंग पे आपको इतना नहीं जाना, टाइमिंग आपको यही रखनी है, ठीक है ना। जबरदस्ती के नोट्स भरने होंगे तो इससे ज्यादा जो है जानने की जरूरत नहीं है। ये वाली बात आप जो है समझ चुके हो, ठीक है ना। अब आप हेडिंग डाल लो कि इसका सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना, इसके बारे में हम जानते हैं कि इसका रहन सहन कैसा कैसा कैसे क्या था। अभी इस तरह से फिर इसके हम प्रमुख स्थल देखेंगे, फिर इसकी लिपि देखेंगे, फिर इसका सामाजिक जीवन, धार्मिक जीवन, आर्थिक जीवन, इस तरह से। तो एक एक करके मैं सोच रहा हूँ कि जिस चीज पर बात करें हम उसी चीज के बारे में बात करें। तो अभी हमने बात करी है इसके नाम को लेकर, तो नाम इसके कितने 6-7 नाम है। क्यों नाम है ये वाली बात भी आपको पता चल चुकी है, ठीक है ना। मिली कहाँ है ये भी आपको पता चल चुकी है, ठीक है। देखो जब मिली थी ना, तो रेलवे वगैरह की लाइन वगैरह जो बिछा रहे थे, तो उसमें बहुत सारी कहानियां हैं। तो वो मतलब ऐसा कुछ नहीं है, आप ये मान के चलो कि जैसे रेलवे की लाइन वगैरह बिछा रहे थे ना, तो उस समय जब खनन वगैरह किया था तो वहां मिली थी पटरी वगैरह के लिए जब खोदी गई थी। बाकी इसके बारे में मतलब साक्ष्य जो है पहले से ही मिलते चले आ रहे थे, ठीक है ना। अब हम इसके बारे में जो है बात करते हैं। देखो एक तो ये सभ्यता जो थी, ये सभ्यता कैसी थी, तो ये थी नगरीय सभ्यता। कैसे पता चला इस वाली बात का, तो इसके बारे में जान लेते हैं कैसे कैसे। जैसे सपोज सिंधु घाटी सभ्यता स्टार्ट किया है क्या सर? जी जी, सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता ही हम पढ़ रहे हैं। आप अभी आप आए हो क्या, तो हम इसके बारे में जी बात जी करते सर, हैं। जी सर। देखो अब इसके बारे में हल्का सा पहले 10 मिनट जान लेते हैं कि इसके बारे में हल्का हल्का ओवरव्यू ले लेते हैं। जैसे सपोज करो ये सिंधु घाटी सभ्यता है, ठीक है ना। जो चीज मैं ये बता रहा हूँ सभी चीजें पूछी जाती हैं एग्जाम में। तो जैसे सपोज करो इस तरह से ये सड़क है, ये जो सड़क है ये लगभग 10 मीटर जो है चौड़ी सड़क है, ठीक है ना, 10 मीटर चौड़ी सड़क। और इस तरह से सपोज करो फिर ये जो है छोटी छोटी सड़कें हैं, इस तरह से ये छोटी छोटी सड़कें होगी, ये और छोटी छोटी सड़कें होगी, ठीक है ना। अब ये सड़कें होगी। अब जैसे ही ये सड़कें हुई हैं तो इन सड़कों की साइड से ही फिर छोटी छोटी जो है गली बना दी गई है। क्या बनाई गई है, गली, ये समझ गए, ये गली बनाई है। अब
इसकी जो सड़कें हैं वह सड़कें जो है समकोण पर काटती हैं। कहाँ काटती हैं? समकोण पर। ये जो मैं बात बता रहा हूँ ये एग्जाम में पूछी जाती है। तो इसकी आप देख रहे हो सड़कें कैसे काटती हैं? समकोण पर जो है इसकी सड़कें काटती हैं। अब जैसे इसके ये है ना, तो आप यहीं से देख रहे हो ये इसके जैसे ये कमरे हैं, ठीक है ना। तो इनके जो मेन गेट है, जो मेन गेट है, वो मेन गेट जो है कभी भी मेन सड़क की तरफ नहीं खुलते हैं। कहाँ नहीं खुलते हैं? मेन सड़क की तरफ नहीं खुलते हैं। मेन गेट होते हैं इनके गलियों में, ठीक है ना। एक दूसरी खासियत इसकी सिंधु घाटी सभ्यता की ये थी कि ये शहरी सभ्यता थी और सभी घर जो है एक से बने हुए थे। मतलब जैसा आप देख रहे हो ना, अभी भी जो शहरों में बनाए जाते हैं मैक्सिमम घर एक से बनाए जाते हैं। तो इसके घर क्या है? सभी घर एक से बने हुए हैं। और सड़कें कहाँ है? सड़कें आपकी जो है समकोण पर काटती हैं और दरवाजे वगैरह जो है वो जो है मेन उस पर जो है गली पर नहीं खुलते, ठीक है ना। तो इस तरह से ये इसके बारे में था इसका ये। तो पहले आप ये वाली बात हल्का सा डायग्राम बना लो जिससे जो है पता रहे ये वाली बात का। हल्का हल्का बनाते रहो, डायग्राम बनाते चलो इसका, जिससे हल्का सा जो है पता रहेगा। अब आगे हम बात करते हैं इसका। तो ये तो इसका एक हल्का, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की सड़कें कैसी थी? तो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, आपसे पूछा जाएगा। इससे आगे हम बात करते हैं, थोड़ा सा और आगे चले ना, हल्का सा और आगे चलते हैं। अब जैसे सपोज करो, एक एक करके मैं चीजें क्लियर कर रहा हूँ, एक एक करके, क्योंकि जो जो चीज बता रहा हूँ उसी उसी को ऐसे क्रम में रखते रहो, क्योंकि इसमें बहुत सारा है पढ़ाने के लिए। अब मैं सारे एक साथ बताने की कोशिश करूंगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। जैसे सपोज करो ये किसी आदमी का घर है और ये हमने घर मान लिया कि मोहनजोदाड़ो का। ये माना जाता है कि इनकी जो कैपिटल थी उस समय मोहनजोदाड़ो थी, ठीक है ना। भाई नाम भी हमने ही दिया है, उन्हें तो ये भी नहीं पता होने का कि इसका नाम मोहनजोदाड़ो होगा। उनके हिसाब से तो नाम भी कुछ अलग ही होगा, ठीक है ना। ये नाम हमने दिए, हमने क्यों नाम दिए ये वाली बात हमने डिस्कस कर ली। नाम में नाम से क्या है? कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। अच्छा ये बताया कांस्य किस किस से मिलकर बना होता है? तांबा और तो तांबा और तांबा और जस्ता। तांबा और तीन से, ठीक है ना। चलो यहाँ तक देखो। जैसे सपोज करो ये इसका वो है, ये कोई घर है। तो जैसे ये मेन घर का दरवाजा है, तो जैसे ही आप घर के दरवाजे में खुलोगे, अंदर जाओगे, तो आपको अचानक से जो है घर नहीं दिखाई देगा, एक छोटी सी जो है दीवार दिखाई देगी। क्या दिखाई देगी? एक छोटी सी दीवार, ठीक है ना। अब आप देख रहे हो आदमी इधर से जाएगा या इधर से जाएगा और फिर अंदर जो है रूम के अंदर जाएगा, ठीक है ना। ऐसा क्यों है? तो इतिहासकारों का कहना है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि इससे ही हिसाब लगाया कि यहाँ की जो संस्कृति थी वो मात्र सत्तात्मक थी। जैसे अब क्या है, पितृ सत्तात्मक है ना। तो हड़प्पा सभ्यता को क्या बताया जाता? मात्र सत्तात्मक बताया जाता। क्या बताया जाता? मात्र सत्तात्मक। तो मात्र सत्तात्मक इस बात का मतलब यह है कि लेडीज की ज्यादा चलती होगी। तो अचानक से घर पर आदमी जो है प्रवेश करे तो मतलब लेडीज किस रूप में कैसे रह रही है तो वो दिखाई ना दे। होता है ना, अभी भी पर्दे वगैरह लगा के रखते हैं। तो इस तरह से जो है ये यहाँ जाता था। यहाँ जाने के बाद बाहर जो है काफी बड़ा एक आंगन होता था। आंगन बोलते हैं मतलब वो बाहर जो है खाली प्लेस जहां आदमी बैठ सके, ठीक है ना। इसके बाद प्रत्येक लगभग सभी घर में, लगभग का मतलब 90%, यहाँ एक हल्का सा जो है कुआं होता था। क्या होता था? कुआं वगैरह। यहीं पे एक क्या होता था? बाथरूम होता था, ठीक है। और फिर यहीं पे क्या होती थी? किचन होती थी। तो आप देख रहे हो, और ये कहा जाता है कि उस बाथरूम में और किचन में भी जो है पाइप सिस्टम था, पाइपलाइन का। मतलब हम बात करें 2300 ईसा पूर्व की। और उस समय आप देखो हमारे पास ऐसी सभ्यता है कि कुएं हैं प्रत्येक घर में, क्योंकि नदियों के किनारे है, पानी का लेवल क्या होगा? ऊपर होगा, तो आसानी से कुएं खुद गए होंगे। बाकी बाथरूम वगैरह घर में ही है, ठीक है ना। और किचन वगैरह की प्रॉपर सुविधा है जो भारत में आज भी नहीं है। तो ये मतलब इसके बारे में ये बताया जाता है। तो ये मतलब इसलिए इसे जो है शहरी सभ्यता बोला जाता है कि देखो कितनी अच्छी सुविधाएं इन्होंने दी है। दूसरा क्या है, इधर फिर जो है इसके मकान होते थे, ऐसे कमरे होते थे। ये जो कमरे होते थे ये लगभग 3 से 5 कमरे होते थे एक घर के अंदर। कितने कमरे होते थे? 3 से 5 कमरे। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में है हल्का सा, ठीक है ना। तो आप इसे भी उतार लो। ये जैसे बता दो, इधर जो है कुएं होते तो हर घर में, ठीक है ना। तो एक ऐसा हल्का सा डायग्राम बना लो, ये किचन है और ये इस तरह से जो है ये। तो इसे आप बनाओ जल्दी से। दूसरी बात, सिंधु घाटी सभ्यता में आप याद रखना, जैसे ये घर है ना, तो घर और इसके आसपास कहीं भी मंदिर के कोई साक्ष्य नहीं मिला है, तो मंदिर नहीं था इसमें, ठीक है ना। तो मंदिर वगैरह नहीं थे। इससे पहले और भी सभ्यताएं थी, जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता, ठीक है ना। और एक सभ्यता आपके चीनी सभ्यता थी, चीन में।
पीली नदी के तट पर, ठीक है ना। तो और भी सभ्यताएं थी, मिस्र की सभ्यता थी। तो वो जितनी भी और सभ्यताएं थी वो कैसी थी, वो सभी ग्रामीण सभ्यता थी। ये पहली सभ्यता है तो शहरी है और इतनी प्राचीन सभ्यता है। तो उन सभ्यता से कभी कोई क्वेश्चन रहेगा तो मैं बता दूंगा कौन सी सभ्यता कहाँ थी और कहाँ पे थी, तो उसे हम लिख लेंगे, बाद में लिख लेंगे। तो ये वाली बात आप जो है समझ गए हो। तो इसमें किचन वगैरह थी, इस तरह से जो आप ये वाली बात जो है समझ चुके हो। एक चीज जो यहां से मिली है वो इंपॉर्टेंट चीज मिली है, स्नान का बाथरूम जिसे आप बोलते हो। तो बाथरूम यहाँ तो अलग है, ये है सार्वजनिक स्नान घर, मतलब जिसमें या तो ऐसा हिसाब लगाया जा रहा है कि सभी धार्मिक कर्मकांड की वजह से सभी लोग एक साथ नहाते होंगे या पूजा पाठ करते होंगे, कोई मतलब ऐसा इनका होगा अपना। तो वो स्नान घर के बारे में आप जान लो। स्नान घर कैसा है, इस तरह से ये स्नान घर है। ये इसमें ऐसे जो है सीढ़ियां लगी हुई हैं, इस तरह से ये जो है इसमें क्या है, अभी सीढ़ियां लगी हुई हैं। ये इसमें जो है सीढ़ी लगी हुई है, ठीक है ना। अब ये एक बड़ा स्नान घर है और इधर जो है चेंजिंग रूम है। क्या है भाई, चेंजिंग रूम। आप देख रहे हो कितनी पुरानी सभ्यता है और कितने डेवलप है, जो चीज आज भी नहीं है। और आपको पता है जैसे ये बड़ा सा स्नान घर है, तो ये बाथरूम है, तो मतलब सॉरी क्या बोलते हैं इसे, मतलब स्नान घर है, तो ये जो है इसका पानी जैसा आदमी नहाता होगा गंदा बंदा हो जाता होगा। तो इस साइड में इसमें जो है क्या लगा हुआ है, एक पाइप लगा हुआ है, जिससे जब पानी गंदा हो जाए तो उस पाइप को निकाल दिया जाए और फिर से इसके अंदर पानी भर दिया जाए। ये जो है इसके अंदर क्या लगी हुई है, सीढ़ी लगी हुई है, ठीक है ना। तो इस तरह से मैंने ये ऐसा बनाया क्यों है, कभी कभार इसी तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो स्नाना घर मिला है उसकी जो सीढ़ियां हैं वो सीढ़ियां किस डायरेक्शन में है। तो ये ऊपर वाला पोर्शन होता है उत्तर, नीचे वाला होता है दक्षिण, ये होता है पूरब और ये होता है पश्चिम। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बताओ इसकी सीढ़ियां किस डायरेक्शन में मिली हुई है, तो बताओ किस डायरेक्शन में इसकी सीढ़ियां मिली हुई है, उत्तर दक्षिण। बताओ इसमें स्नाना घर कहाँ मिले हुए हैं, तो ये मिला हुआ पूरब और दक्षिण में। पाइपलाइन का एक क्वेश्चन आया था, तो मैंने जो क्वेश्चन देखा है प्रीवियस का, तो पाइपलाइन में किसी एग्जाम में आया हुआ था, ठीक है ना। तो वो किसमें है, पश्चिम और दक्षिण में। ऐसे क्वेश्चन सिविल में नहीं पूछे जाते, मैं आपको बता दूं, लेकिन फिर मैं बता रहा हूँ कभी ये क्वेश्चन जैसे ग्रुप सी टाइप के जो पेपर होते हैं ना, वो अजीब से जो क्वेश्चन है वही पूछते हैं। जैसे ग्रुप सी में तो आप देख भी रहोगे, उत्तराखंड के ग्रुप सी में तो समाधि पे लिखा हुआ तक पूछ लिया, बच्चे बता रहे थे कुछ, मतलब अजीब अजीब से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो ये वाली बात आप जो है समझ गए हो। ये इसके बारे में जो है हल्की सी आपको तो हल्का हल्का आइडिया लगने लगा होगा। कहने का मतलब ये है कि पुरानी सभ्यता थी बहुत ज्यादा, ठीक है ना। सभ्यता कैसी है, शहरी सभ्यता है, ठीक है ना। वस्त्र वगैरह कैसे यूज कर रहे हैं, तो वस्त्र वो यूज करते हैं कैसे, हमारे जैसे सूती वस्त्र और ऊनी वस्त्र, दोनों तरह के वस्त्र जो है वो यूज कर रहे हैं। तो इस वाली बात में बताओ, इसमें अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो यहाँ तक बताओ, यहाँ से आगे फिर हम बात करते हैं, ठीक है ना। शहरी नगरी एक ही बात है, नहीं अरे शहर को ही तो नगर बोलते हैं, ग्रामीण और वो नहीं, ग्रामीण नहीं है, शहर का मतलब ही नगर होता है, ठीक है ना। नगरीय सभ्यता या शहरी सभ्यता। चलो आगे हम बात करते हैं। तो आपने जैसे हेडिंग डाल रखा था, तो ये वाली चीजें तो लिख ली थी आपने, ठीक है ना। तो ये थे इसके नगर नियोजन के बारे में, ठीक है। तो अब इसके बारे में दो चार पॉइंट लिख लो आप, जो जो इंपॉर्टेंट लाइन है। तो जैसे ये जो चीज आपको याद रह सकती है उसे मत लिखना, ठीक है ना। तो पहले लिखो, सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। इसमें सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। एक बात और लिख लो इसमें, इसमें जो है ये वाली बात आप समझ गए। देखो इसमें जैसे सपोज करो ये वाली बात, सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती है, तो लिख लिया होगा। देखो एक तो जैसे ये है और एक ये है आपके पास, ठीक है ना। और जैसे सपोज करो ये नदी बह रही है, तो ये जो है इसमें दो टीले पर लोग रहते थे। तो एक तो आप देख रहे हो पूर्वी और दूसरा पश्चिमी, ये कुछ ऊपरी स्थान पर था, ठीक है ना। तो ऐसा अनुमान लगाया जाता है ये थोड़ा छोटा प्लेस है, ये थोड़ा बड़ा प्लेस है। तो ऐसा कहा जाता है यहाँ तो साधारण लोग रहते थे, आम लोग। यहाँ स्पेशल लोग रहते थे, तो स्पेशल लोगों को नाम दिया है इतिहासकारों ने पुरोहित वर्ग। तो उस समय ऐसा नहीं है कि जैसे पंडित वगैरह, ऐसा कोई वो नहीं है, तो पुरोहित वर्ग यहाँ रहता था, ठीक है ना। इसका क्या है, इसकी दीवारें जो है इस पर जैसे मतलब ये है ना, तो एक तो जैसे ये है और इसके बाहर जो है जैसे ये तो एक सभ्यता है, फिर बाहर से इसकी पूरी बाउंड्री हो रखी है। बाहर से क्या हो रखी है, बाउंड्री, मतलब ये दो टीलों में बटा हुआ है। तो एक तो जैसे पूर्वी तरफ तो जो साधारण लोग रहते थे, आम नागरिक,
इधर जो है स्पेशल लोग रहते थे, तो स्पेशल लोगों को नाम दिया गया है पुरोहित वर्ग। तो ये पूछा जाता है पुरोहित वर्ग किसे रहता था, तो वो ऊंचे टीले पर और कौन से स्थान पर, पश्चिमी स्थान पर जो है वह रहते थे। यहाँ तक तो समझ गए। दूसरा भाई ये तो साधारण लोग हैं, ये खेती वगैरह करते होंगे, तो यहाँ जो है भंडार गृह मिले। क्या मिले हैं? भंडार गृह भी इसी में मिले, मतलब अनाज वगैरह जो ये उगाते थे उसे स्टोर करके रखते थे। दूसरी बात, ये वाली बात आप समझ गए, इसकी जो मतलब ये बाउंड्री हो रखी है, जैसे बाहर से जो बाउंड्री है, तो आपको पता है जो बाहर की तरफ से जो ईंट है, बाहर की तरफ तो ईंट लगी हुई है, वह ईंट तो है पक्की। कैसी ईंट है वो? पक्की। और अंदर की तरफ जो ईंट लगी हुई है वह कैसी ईंट है? कच्ची। ठीक है ना। तो ये जो है दो वर्गों में लोग रहते थे इस काल के भी, दो वर्गों में लोग रहते थे, एक पूर्वी टीला और एक पश्चिमी टीला। पश्चिमी टीले पे पुरोहित वर्ग रहता था, ठीक है ना, स्पेशल लोग रहते थे। इसमें जो है जनसाधारण नॉर्मल लोग रहते थे, ये खेती वगैरह करते थे। इसकी जो है बाउंड्री होती थी, ये ऊंचे टीले पे रहते थे, ठीक है ना। तो आप इस वाली बात को भी लिख लो इसका। तो ये पहले एक हल्का सा डायग्राम बना के इस रूप में, और शॉर्ट में लिखो आप अपनी अपनी लैंग्वेज में, शॉर्ट नोट्स में, क्योंकि ये बाद में प्रॉपर लिखाऊंगा तो बहुत ज्यादा नोट्स पड़ जाएंगे। समझ रहे हो ना। एक एक करके हम जो है धीरे धीरे चीजें जो है समझ रहे हैं। इसी में अन्नागार वगैरह मिले, बाकी इसके साक्ष्य आपसे पूछे जाएंगे कि कौन सी चीज कहाँ से मिली है, वो सब चीज लिखाएंगे, ठीक है ना। मैंने बताया ना, जैसे अभी हम इसके सामाजिक जीवन के बारे में, मतलब अभी उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं हम, अभी हम ये देख रहे हैं कि नगर नियोजन ये किस तरह से है। अभी धार्मिक जीवन के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं, जब लिपि के बारे में बात करेंगे तो केवल लिपि के बारे में बात करेंगे। मैंने पॉइंट आउट कर दिया है सब चीजें। पॉइंट आउट करने से ये फायदा है कि हमें चीजें पता रहेगी कि कौन कौन सी टॉपिक जो है किस किस तरह से हम चल रहे हैं, ठीक है ना। ये वाली बातें आप समझ गए, तो ये लिख लो। ये वाली बात देखिए ना, इसमें उच्च वर्ग रहता था, उसे जो है इतिहासकारों ने पुरोहित नाम दिया, पुरोहित वर्ग। तो ऐसा पूछा जाता है पुरोहित वर्ग किस उसमें रहता था, तो किस में रहता था? पश्चिमी टीले में। और पूर्वी टीले पर नॉर्मल लोग रहते थे, ठीक है ना। लिखो इसमें, लिखो हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो तथा कालीबंगा, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो तथा कालीबंगा की नगर योजनाएं लगभग एक समान है, की नगर योजनाएं लगभग एक समान है। हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो तथा कालीबंगा की नगर योजनाएं एक समान है। कालीबंगा व रंगपुर को छोड़कर, कालीबंगा व रंगपुर। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा हो कि सर ये कालीबंगा कहाँ है, रंगपुर कहाँ है, तो हम डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है ना। अभी सभी चीजों पे एक एक पे हम अच्छे से डिस्कस करने वाले, बहुत अच्छे से। कालीबंगा और रंगपुर को छोड़कर सभी में पकी हुई ईंटों का प्रयोग हुआ है। कालीबंगा और रंगपुर, कालीबंगा और रंगपुर को छोड़कर सभी में पकी हुई ईंटों का प्रयोग हुआ है, सभी में पकी हुई ईंटों का प्रयोग हुआ है। दूसरी बात, इनकी जो नालियां थी ना, जैसे मैं बता रहा था, इनकी नालियां ढकी हुई रहती थी, मतलब हमारी तरह ऐसे नहीं है कि नालियां मतलब जैसे ये है, वो सीवर सिस्टम इनका बहुत अच्छा था, ढकी हुई नालियां रहती थी। और ढकी हुई नालियां रहने के बाद जो बाहर, शहर के बाहर जाके वो सब जो है बाहर जाके सिस्टम जो है पानी, मतलब वो गंद वगैरह बाहर निकलती थी। तो नालियां वगैरह इनकी कैसी थी? ढकी हुई नालियां थी। समझ गए आप ये वाली बात। देखो मोहनजोदाड़ो का विशाल स्नानागार, मोहनजोदाड़ो का विशाल स्नानागार सैंधव सभ्यता का अद्भुत निर्माण है, सैंधव सभ्यता का अद्भुत निर्माण है। मोहनजोदाड़ो का विशाल स्नानागार, 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 ठीक है ना। अभी मैंने बताया ना स्नानागार कैसा था, तो कहां पर था वो? मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो का विशाल स्नानागार सैंधव सभ्यता का अद्भुत निर्माण है, अद्भुत निर्माण है। जबकि अन्नागार, जबकि अन्नागार सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है, जबकि अन्नागार सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। आप ये दोनों बात पॉइंट समझ गए, ठीक है ना। अच्छा, मैंने अभी बताया था इनके घर के खिड़की और दरवाजे कहाँ खुलते थे? गली में खुलते थे, कभी भी मेन सड़क पे नहीं खुलते। जी, अन्नागार सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ी, सर एक बार रिपीट सबसे कर बड़ी देना। इमारत है, इमारत, अन्नागार इमारत, इमारत, हाँ इमारत है सबसे बड़ी
इमारत है। भाई आज तो अच्छे से समझ में आ रहा होगा ना, कल से कल का मतलब मैंने बताया था टॉपिक ही ऐसा। अभी धीरे धीरे जैसे आप करें ना इसमें इंटरेस्ट बनता रहेगा, आपको चीजें क्लियर होती है। आगे लिखो। सर मोहनजोदड़ो का एक बार बता दीजिए। जी मोहनजोदड़ो। अच्छा, मोहनजोदाड़ो का विशाल स्नानागार सिंधु सभ्यता का अद्भुत निर्माण है। सिंधु सभ्यता का अद्भुत निर्माण है। जबकि अन्नागार सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। जबकि अन्नागार सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। ठीक है ना, लिखो एक पॉइंट और लिखो, फिर अगले उस पर चलते हैं। ठीक है ना, एक पॉइंट और है, लास्ट पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। घरों के दरवाजे व खिड़कियां, घरों के दरवाजे व खिड़कियां सड़क पर मुख्यतः सड़क पर नहीं खुलती थी। घरों के दरवाजे व खिड़कियां सड़क पर नहीं खुलती थी। लेकिन लोथल इसका अपवाद है। लेकिन लोथल इसका अपवाद है। आप देख रहे हो कहीं पर भी जो है सड़क वगैरह जो है, मतलब खिड़कियां वगैरह, खिड़कियां जो है सड़क पर नहीं खुल रही है। लेकिन लोथल क्या है, लोथल में ऐसा हो रहा है। ठीक है ना, तो लोथल से क्वेश्चन जो है पूछे जाने की संभावना है कि कहाँ जो है, कौन सी जगह की ऐसी है जहां मेन सड़क पर खुलती है। आप समझे ये वाली बात? तो ये वाली बात आप जो है समझ गए। इसमें जो ईंट का जो यूज होता था, तो ईंट का रेशियो आप लिख लो, ईंट का रेशियो, बस ईंट डाल के उसके आगे इतना लिख लेना, कभी पूछ लिया जाए आपसे, ईंट डाल के 4:2:1, 4:1, 4:1, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, ये इस रेशियो में था। ये इनकी ईंट का जो है रेशियो था। आप समझ गए? अब इसके तो आपको मैंने बताया था ना, हम एक एक करके पॉइंट कर रहे हैं। तो हमने देखा ये नगरीय सभ्यता थी। क्यों नगरीय सभ्यता थी, ये वाली बात आप समझ गए। इतने सारे पॉइंट से आप जो है आइडिया लगा सकते हो कि इसकी नगरीय सभ्यता के क्या क्या कारण थे। ठीक है ना, अब आप हेडिंग डालो इसकी लिपि। लिपि कैसी थी इसकी, मैंने बताया ना, एक एक करके हम चीजें समझ रहे हैं, एक एक करके। तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि के बारे में हम जो है डिस्कस कर रहे हैं। इसकी लिपि कैसी थी। ठीक है ना, देखो इसकी जो लिपि है, इसकी लिपि एक तो ये है, इसकी लिपि पढ़ी नहीं गई है। इसकी लिपि क्या है, पढ़ी नहीं गई है। चित्रात्मक इसकी लिपि है, मतलब ऐसा राइटिंग नहीं है, केवल चित्र बनाए हुए हैं। और उन चित्रों में भी जो प्रयोग है वो मछली का यूज ज्यादा है, मछली का, और यू आकार की आकृति। यू आकार की कैसे, सपोज करो ऐसे है तो यहाँ कुछ बना दिया, इस तरह है यहाँ कुछ बना दिया, इस तरह है यहाँ कुछ बना दिया, मतलब इस तरह है यहाँ कुछ बना दिया, ये है, ये है। तो इसमें जो आकृतियां मिली हैं वो सभी कैसी हैं, जो इनकी लिपि है। लिपि कैसी है, चित्रात्मक लिपि है। ठीक है ना, मतलब ये चित्रों को उससे ही जो है बताने की कोशिश की जा रही है। लिपि इनकी पढ़ी नहीं गई है अभी तक। ठीक है ना, जिस दिन इनकी लिपि पढ़ी जाएगी तो थोड़ी और ज्यादा जानकारी मिल जाएगी सिंधु घाटी सभ्यता से। ठीक है ना, तो ये तो सब अनुमान ही है कि कैसे कैसे क्या है। लिपि नहीं पढ़ी नहीं गई है, चित्रात्मक इनकी लिपि है। लिपि में इनके कैसे यूज हुए, एक तो मछली की आकृति, इस टाइप के ज्यादा चित्र हैं। ठीक है ना, और यू आकृतियां। ठीक है ना, तो आप लिख लो इस वाली बात को। तथा इनकी लिपि को बूस्ट्रोफेडन लिपि भी कहते हैं। तो आप ये लिखो चलो, हड़प्पा लिपि में 64 मूल चिन्ह है। इस लिपि में कितने मूल चिन्ह है भाई, 64 मूल चिन्ह। हड़प्पा लिपि में 64 मूल चिन्ह है, मतलब कितने चिन्ह पाए गए। तो ऐसे क्वेश्चन पूछा है कि इनकी लिपि में कितने चिन्ह पाए गए, तो कितने चिन्ह पाए गए, 64। ठीक है ना, इस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा चुका है। इस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा चुका है। यह लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है। ये पूछा था कि हड़प्पा कालीन लिपि कैसी थी। फिर ये जितने मैं पॉइंट बता रहा हूँ सब याद होने चाहिए आपको। यहाँ यह लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। देखो दाएं से बाएं कैसे, जैसे हम हिंदी लिखते हैं तो देखो हम हिंदी ऐसे लिखते हैं ना, ए से स्टार्ट करेंगे इस तरह, यहाँ खत्म हो जाएगा, फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे यहाँ खत्म हो जाएगा, यहाँ से स्टार्ट करेंगे यहाँ खत्म हो जाएगा। हिंदी हम ऐसे लिखते हैं भाई, हिंदी इस तरह से लिखते हैं, जो छूट गया मैं बता दूंगा। हिंदी तो इस तरह से लिखते हैं। और उर्दू कैसे लिखते हैं, तो उर्दू को आप इस तरह से लिखते हो, इस तरह से, इस तरह से, ऐसे एक सेंटेंस खत्म हो जाएगा इस तरह से। लेकिन इनकी लिपि ऐसी नहीं थी। इनकी लिपि क्या थी, इनकी लिपि ऐसे थे, यहां से लिखी, फिर इधर गए, फिर इधर गए, इधर गए, इधर गए, समझ रहे हो ना, ये इनकी लिपि थी।
तो आप लिखो इनकी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी, दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। इस लिपि को बूस्ट्रोफेडन, इस लिपि को बूस्ट्रोफेडन लिपि कहा जाता है। मैं बोर्ड पे लिख देता हूं जो वर्ड होते हैं ये। इस लिपि को बूस्ट्रोफेडन लिपि कहा जाता है। इस लिपि को बूस्ट्रोफेडन लिपि कहा जाता है, ठीक है ना। इसमें ज्यादातर यू आकार व मछली के चिन्ह प्राप्त हुए हैं। इसमें ज्यादातर यू आकार व मछली के चिन्ह प्राप्त हुए। मतलब लिपि में इनका क्या था भाई, ज्यादातर या तो मछली के चिन्ह है या कैसे हैं, यू आकार के। और ये सब पूछा जाता है एग्जाम में, जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। मैंने कहा एक बार प्रीवियस के क्वेश्चन लगा लोगे तो आइडिया लग जाएगा, ठीक है ना, ये सब चीजें। तो अब मुझे बताओ आपने क्या क्या देख लिया इसके बारे में। तो इसके नगर योजना देख ली, अब हमने इसकी लिपि देख ली, ठीक है ना। आर्थिक सामाजिक नीति भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसके जो है ये डिस्कस कर लेते हैं इसके मुख्य स्थान। मुख्य स्थान इसके इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो आप मान के चलो 10 से 12 इसके मुख्य स्थान है। उन मुख्य स्थान के बारे में हमने जो है डिस्कस करना। मुख्य स्थान से क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो मैं 2-3 क्वेश्चन पहले मौखिक बोल देता हूँ ताकि आइडिया लग जाए। हड़प्पा की खोज किसने की, मोहनजोदाड़ो की खोज किसने की, रोपड़ की खोज किसने की, ठीक है ना। ये प्लेस के स्थान है, जगह के स्थान है, ठीक है ना। धोलावीरा कहाँ पर पड़ता है, ठीक है ना। हड़प्पा कहाँ पर पड़ता है, ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जैसे 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, उनके प्लेस दे दिए जाएंगे, 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, 4 नंबर, 4 वो उनके नाम दे जाए कि किसने इसकी खोज की है। और ये याद करना पड़ेगा, समझ रहे हो ना। कल वाला अगर आप नहीं भी याद करोगे तो भी चलेगा, आज की क्लास इंपॉर्टेंट है, ये याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। इसीलिए मैं बोलता सर जी सर जी जी सर हड़प्पा किसे कहते हैं सर, शहरों का टीलों का सर? नहीं, वो मोहनजोदाड़ो को बोलते हैं। जो आप बात कह रहे हो ना, मोहनजोदाड़ो को बोलते हैं मृतकों का टीला, वो मैं लिखाऊंगा अभी। जो मोहनजोदाड़ो प्लेस है ना, उसे बोलते हैं मृतकों का टीला, ठीक है ना। मोहनजोदाड़ो एक प्लेस है। हड़प्पा सर? नहीं, हड़प्पा तो एक प्लेस है, मतलब इसे जो है कैपिटल, मतलब इसे जो है, मतलब आप पूछने के जा रहे हैं, ये बताओ आप ये पूछना चाह रहे हो ना, मतलब हड़प्पा को क्या बोलते हैं। जी जी जी। अच्छा यही ना, तो मतलब हड़प्पा एक प्लेस है। अब जैसे आप बोलना चाह रहे हो ना, जो प्लेस है तो ये तो प्लेस है, इसके नाम मतलब ऐसे स्पेशली तो ऐसा कुछ नहीं बोलते हैं, ठीक है ना। बाकी जिसकी आप बात कर रहे हो वो मोहनजोदाड़ो है, उसे बोलते हैं मृतकों का टीला। जो आप पूछना चाह रहे हो वो मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा को नहीं बोलते मृतकों का टीला, ठीक है ना। बाकी आप हेडिंग डालो, मैं बता रहा हूँ और हड़प्पा के बारे में। तो अब इसके मुख्य प्लेस डाल लो, ठीक है ना। अब प्लेस में जो जो चीजें मैं बता रहा हूँ आपको वो लिखनी है। तो पहला आप डाल लो हड़प्पा। क्वेश्चन कहा कैसे आएंगे, क्वेश्चन इस तरह से आएंगे कि वो जो है अन्नागार कहाँ पाया गया, ठीक है ना। अन्नागार कहाँ पाया गया है, स्नानागार कहाँ पाया गया है, मूर्ति की पूजा के साक्ष्य कहाँ मिले हैं। देखो मूर्ति की पूजा मिली है लेकिन मंदिर के साक्ष्य नहीं है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता, ठीक है ना। मूर्ति मिली है लेकिन मंदिर का कोई साक्ष्य नहीं है। और ये जो बात मैं बता रहा हूँ ना, ये बिल्कुल एकदम ऐसे याद होनी चाहिए कि मूर्ति मतलब मंदिर नहीं है तो नहीं है, ठीक है ना, कोई डाउट नहीं। क्योंकि ये कंफ्यूज करते हैं फिर एग्जाम में, आप सोचते हो बहुत ज्यादा, इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूँ ये वर्ड जो है। जो कंफ्यूजन वाले वर्ड होते हैं ना, इन्हें मैं स्पेशल करके बिल्कुल क्लियर मना कर दे रहा हूँ। सभ्यता शहरी है, ठीक है ना, ग्रामीण का कोई संबंध नहीं है, क्योंकि यही क्वेश्चन कंफ्यूज करते हैं जब उसमें आते हैं ना स्टेटमेंट। तो आप हेडिंग डाल लो हड़प्पा। अब हड़प्पा के बारे में हम बात करते हैं। ये क्या है, ये प्लेसेस है। इन प्लेसेस के बारे में बताऊंगा मैं, किसने हड़प्पा की खोज की है, हड़प्पा से क्या क्या साक्ष्य मिले हैं, क्या कैसे कैसे। तो ये तो क्वेश्चन जैसे पूछे जाएंगे, हड़प्पा की खोज किसने की, हड़प्पा कहाँ पर है, हड़प्पा कौन सी नदी के तट पर है। इनकी नदियों के तट पूछ ले जाते हैं, कौन सा किस नदी के तट पर है, कहाँ पर ये पड़ता है, ये सब चीजें इसमें जो है पूछी जाती है। तो लिखो हड़प्पा, इसकी खोज 1921 में, इसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। दयाराम साहनी ने की थी इसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। इसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। यह पाकिस्तान में, यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के, यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी
मोंटगोमरी जिले में स्थित है। मोंटगोमरी जिले में स्थित है। यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले में स्थित है। यह रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। यह रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। कहां पर स्थित है भैया? रावी नदी के बाएं तट पर। और पूछा जाता है कि हड़प्पा कौन सी नदी के तट पर है, और हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो ये तो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो यह रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। स्टुअर्ट पिगट ने इसे स्टुअर्ट पिगट ने इसे अर्ध औद्योगिक नगर कहा है। स्टुअर्ट पिगट ने इसे अर्ध औद्योगिक नगर कहा है। ठीक है ना? स्टुअर्ट पिगट ने इसे टिग्गर है कि टिग्गर है? पिगट स्टुअर्ट पिगट पे है। स्टुअर्ट पिगट ने इसे अर्ध औद्योगिक नगर कहा है। ठीक है ना? ये मैंने बता दिया। देखो यहाँ के लोग जो है, औद्योगिक नगर का मतलब ये है यहाँ जो है व्यापार वगैरह होता था। ठीक है ना? व्यापार वगैरह हो रहा है यहीं पे। और एक तो इसको हड़प्पा को और मोहनजोदाड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जुड़वा राजधानी। ठीक है ना? तो आप लिखना चाहो ये वाली बात भी लिख लो। हड़प्पा व मोहनजोदाड़ो को विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा जाता है। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो को विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा जाता है। तो ये किसने पूछा जाता है कि जुड़वा राजधानी किसे कहा जाता है? तो हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो को। और क्या बोलते हैं इसे? अर्ध औद्योगिक नगर कहते हैं। अर्ध औद्योगिक नगर कहते हैं। अब आप ये लिख लो यहाँ से कौन कौन सी चीजें मिली हैं। यहाँ से कौन कौन सी चीजें मिली हैं? तो पहले तो लिखो इसमें कब्रिस्तान मिला है। यहाँ कब्रिस्तान लिख लो। इसमें वो लिख लो कि क्या क्या मिला है यहाँ। हाँ, हड़प्पा के बारे में ही चल रहा है। ये हड़प्पा के बारे में ही चल रहा है। हड़प्पा में अब देखो ये किसने पूछा जाता है? कब्रिस्तान के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। ठीक है ना? स्वास्तिक के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, इस तरह से पूछा जाता है। जैसे लिखो इसमें कब्रिस्तान मिला है। शंख का बना बैल मिला है। शंख का बना बैल मिला है। मैं इंपॉर्टेंट चीज लिख रहा हूं। शंख से बना बैल मिला है। ठीक है ना? शंख से बना बैल मिला है। स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा। स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा, उससे पता चलता है कि वो उर्वरता की देवी है। स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा। ठीक है ना? और क्या मिला? गेहूं, जौ, अन्नागार जहां अन्न को स्टोर किया जाता है, अन्नागार। ठीक है ना? अब मुझे बताओ ये क्या चीज है, कौन बताएगा? ये क्या है? स्वास्तिक चिन्ह। इसके साक्ष्य भी यहीं से मिले। इसे भी बना दो। स्वास्तिक और स्वास्तिक के प्रमाण मिले। तो ये चीजें कहां से मिली है अभी? हड़प्पा से। कहां से मिली है? हड़प्पा से। तो हड़प्पा में 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या पूछा जाएगा हड़प्पा में? स्वास्तिक। हम देख रहे हो, हम इसकी आजकल पूजा कर रहे हैं ना, ये कहां से लिया हमने? वहीं से लिया हुआ है, वहीं से रिलेट होकर आ रहा है ये। समझ रहे हो ना? कहीं भी कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो ये वहीं से मिला है, वहीं से हमें इसकी जो है जानकारी मिली है। क्वेश्चन कैसे कैसे आएंगे? आपसे पूछा जाएगा कि हड़प्पा कौन सी नदी के तट पर है, तो कौन सी नदी के तट पर है? ये वो क्वेश्चन करा लो जो बहुत फेमस और बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। हड़प्पा कौन सी नदी के तट पर है? रावी नदी के तट पर। इसकी खोज दयाराम साहनी ने इसकी खोज की है। ठीक है ना? सन वगैरह तो याद नहीं। सर राखल बनर्जी भी थे क्या सर? जी, बनर्जी, राखल दास बनर्जी। वो मोहनजोदाड़ो के करेंगे। उन्होंने मोहनजोदाड़ो की थी। अभी हम केवल हड़प्पा के बारे में पढ़ रहे हैं ना।
तो ये हड़प्पा एक स्थान है, कहाँ पर स्थान पड़ता है? पाकिस्तान में। साक्ष्य जो इंपॉर्टेंट है, तो एक तो ये क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है कि उर्वरता की देवी, इसका साक्ष्य कहाँ से मिला है? सुवास्तिक का साक्ष्य कहाँ से मिला है? इन 2-3 पे आप अंडरलाइन कर लो। एक तो सुवास्तिक, ये जो चक्र है, ठीक है ना, और एक गेहूं जो, और एक उर्वरता की देवी, और एक अन्नागार। अन्नागार बहुत ज्यादा रिपीट होता है, ठीक है ना। अब इसका जो है कंफ्यूजन होगा, जैसे अगले में मैं लिखाऊंगा ना, तो आप इसमें कंफ्यूज होगा कौन सी चीज कहाँ से मिली, तो इसे आप याद कर लेना जिस तरह से भी आप याद कर पाओगे। तो ये हो गया हड़प्पा। तो हड़प्पा प्लेस के बारे में जानकारी हो चुकी। तो अभी हम प्लेस पढ़ रहे हैं। तो पहला प्लेस हमने पढ़ा है हड़प्पा। दूसरा हेडिंग डालो मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो राखलदास बनर्जी ने की है इसकी। अब मोहनजोदाड़ो की खोज की है किसने? राखलदास बनर्जी ने। मोहनजोदाड़ो हेडिंग डाल दिया, ठीक है ना। लिखो, इसे मृतकों का टीला भी कहते हैं। इसे मृतकों का टीला भी कहते हैं। और वर्ष कितना रहा सर? ये वही है सर 1920। लिखा रहा हूं मैं, लिखा रहा हूं। इसे मृतकों का टीला भी कहते हैं। यह पाकिस्तान के लरकाना जिले में स्थित है। लरकाना जिले में स्थित है। यह पाकिस्तान के लरकाना जिले में स्थित है। लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। नदियां इंपोर्टेंट है, नदियां याद होनी चाहिए कि कौन सा प्लेस कौन सी नदी के तट पर है, ठीक है ना। यह लरकाना जिले के सिंधु नदी के तट पर है। इसकी खोज राखलदास बनर्जी ने की थी। राखलदास बनर्जी ने की थी। इसकी खोज किसने की? अभी राखलदास बनर्जी ने की थी। मोहनजोदाड़ो की शासन व्यवस्था, मोहनजोदाड़ो की शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक न होकर जनतंत्रात्मक थी। राजतंत्रात्मक न होकर जनतंत्रात्मक थी। जनतंत्रात्मक थी, ठीक है ना। तो ये तो थोड़ी सी जानकारी होगी कि मोहनजोदाड़ो की खोज किसने की है? किसने की है? अभी राखलदास बनर्जी ने। कब की है? 1922 में इसकी जो है खोज हुई है, ठीक है ना। कौन सी नदी के तट पर है? सिंधु नदी के तट पर है, ठीक है ना। ये इसके बारे में जो है जानकारी होगी। अब लिख लो यहां से क्या क्या मिला है जी। जनतंत्रात्मक। अब ये लिख लो यहां से क्या क्या मिला है। ये 3-4 चीजें इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको बोरियत आएगी। अब मैं बताया ना, हिस्ट्री है, मतलब ये चीजें तो आपको पढ़नी है, इससे बचा भी नहीं जा सकता, ठीक है ना। लिखो यहां से क्या क्या मिले हैं। वृद्ध स्नानागार, वृद्ध स्नानागार, ठीक है ना। मूर्ति, मातृ देवी की मूर्ति, मातृ देवी की मूर्ति, मातृ देवी की मूर्ति। कांसे की नर्तकी की मूर्ति, कांसे की नर्तकी की मूर्ति, मतलब एक नृत्य करती हुई एक कांसे की मूर्ति है। कांसे की नृत्य करती हुई मूर्ति। इसी से तो पता चला कि ये जो है कांसे का यूज करते थे मूर्ति वगैरह से, ठीक है ना। कांसे की नृत्य करती हुई मूर्ति। गीली मिट्टी के दिए के साक्ष, गीली मिट्टी के दिए के साक्ष, मतलब दिया आप जानते हो ना, गीली मिट्टी के दिए के साक्ष। मिट्टी की तराजू, दिए के साक्ष, मतलब दिए दीवले जिसे आप बोलते हो। गिल्ली मिट्टी के, गीली मतलब गिल्ली मिट्टी करके उसे बनाया हुआ है, दिए के साक्ष। मिट्टी की तराजू वह सबसे बड़ी ईंट, मिट्टी की तराजू वह सबसे बड़ी ईंट। तो आपसे ये इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है वो 2 चीज है, 2 याद रखना आपको। एक तो वृद्ध स्नानागार और एक कांसे की नृत्य करती हुई मूर्ति। ये जो स्नानागार है और एक अन्नागार रिपीट होते हैं दोनों विषय। यहाँ सब इसमें जो है ना, मोहनजोदाड़ो में मैंने लिखा दिया है, आपको बात जो है कितनी याद रखनी है? 2 ही याद रखनी है, ठीक है ना। तो ये तो हड़प्पा और ये था मोहनजोदाड़ो। आगे अब हमें जितने प्लेस पढ़ने हैं उनके ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। तो अब आप अगला डालो,
चोंदड़ो, चोंदड़ो, चोंदड़ो लिख लिया, ठीक है ना। लिखो इसके बारे में लिखो। यह है मोहनजोदाड़ो से 130 किलोमीटर दक्षिण पूर्व, यह मोहनजोदाड़ो से 130 किलोमीटर दक्षिण पूर्व सिंध प्रांत में स्थित है। सिंध प्रांत मतलब पाकिस्तान में, ठीक है ना। सिंध प्रांत ब्रैकेट में लिख लेना, पाकिस्तान में स्थित है। इसकी खोज 1934 में, इनकी डेट नहीं आती, ये पूछ रहा था इसकी खोज किसने की, ठीक है ना। इसकी खोज 1934 में एन गोपाल मजूमदार ने की। एन गोपाल मजूमदार ने की। सर फिर से बोल दीजिए। भाई इसकी मतलब 1934 में इसकी खोज एन गोपाल मजूमदार ने की। किसने की है? एन गोपाल मजूमदार ने इसकी खोज की है, ठीक है ना। ये वाली बात है। अब यहां से ये तो हो गया इसके खोज के बारे में, ठीक है ना, कि किसने इसकी खोज की है, कहां पर है, ये भी हो गया। अब वही कि इसमें देख लेते हैं यहाँ से क्या क्या साक्ष्य मिले, ठीक है ना। और मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है? साक्ष्य। रिपीट कर रहा हूं मैं बार बार, क्योंकि जैसे आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो ना, तो आपको यही पता नहीं चल पाएगा कि क्या चीज इंपॉर्टेंट है। और ये आते हैं, अब जब फर्स्ट टाइम हम पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है ये ऐसे ऐसे नाम है, याद कैसे होंगे कि ये नहीं आता होने का पेपर में, पर इनके आने की संभावना थोड़ी ज्यादा रहती है। और मैंने बताया ना, आप एक बुक आती है, आप एक बुक ले लेना, घटना चक्र की बुक आती है, उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं, पीसीएस वगैरह के, सभी स्टेट के पीसीएस के। तो घटना चक्र की आप बोलोगे ऑब्जेक्टिव टाइप की प्रीवियस की बुक, तो उसके क्वेश्चन आप लगाना इसके साथ साथ। इतनी मोटी बुक होगी, उसमें काफी सारे क्वेश्चन होंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो आप जो चैप्टर में पढ़ाऊं उससे वहां जाके जो है आपने वो प्रैक्टिस करनी है बुक की। तो आज ले लेना आप, एक दो दिन में जब भी आपको टाइम मिले। तो जैसे सिंधु घाटी सभ्यता कंप्लीट होगी, तो उस बुक से जाके जो है प्रैक्टिस करनी है। उस बुक में है क्या, लगभग 20 साल के पीसीएस के जितने भी क्वेश्चन है, वो सभी क्वेश्चन उसके अंदर जो है कवर है, पीसीएस के और सभी स्टेट के, उत्तराखंड पीसीएस के, मतलब उत्तराखंड और यूपी के ज्यादा है उसमें, ठीक है ना। तो यूपी पीसीएस की लेना आप घटना चक्र, यूपी पीसीएस के नाम से, के जिसमें प्रीवियस होता है और ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन होंगे। तो सबसे ऊपर क्वेश्चन लिखा हुआ होगा, नीचे उसका एक्सप्लेन होगा। और आप जैसे जैसे पढ़ोगे ना, तो होगा क्या, जैसे मैंने सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ा दी, एक बार आप वहां जाके उसमें होंगे सिंधु घाटी सभ्यता के 100-150 क्वेश्चन। तो 100-150 क्वेश्चन आप जैसे वहां लगा लोगे, तो एक तो ये आइडिया लग जाएगा कि हम किस डायरेक्शन में पढ़ने, कितना याद हो रहा है। दूसरा, एक क्वेश्चनों का आइडिया लग जाएगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। ये दो चीज आपने करनी है। लिखो आप, यहाँ से लिखो, यहाँ से क्या क्या मिला है। हाँ, उसमें तीनों होंगे, उसमें एंशिएंट भी होगा, मॉडर्न भी होगा, मिडवल भी होगा। इतनी मोटी बुक होगी वो, काफी मोटी बुक है, पेज काफी है उसमें, 700-800 के आसपास पेज होंगे शायद, ठीक है ना। तो काफी मोटी बुक है, उसे ले लेना, मतलब ऐसे ज्यादा नहीं है ना, वो तो पढ़ना ही होगा। तो आप लिख लो इसमें, यहां से वक्राकार ईंट मिली है, मतलब लिख लो क्या क्या मिला है, प्राप्त अवशेष क्या क्या मिले। एक तो लिखो वर्गाकार ईंट, वक्राकार, ठीक है ना, वक्राकार ईंट। वक्राकार ईंट, ठीक है ना। अगला लिखो मनका बनाने का कारखाना। मनका मतलब मनके क्या होते हैं, जैसे मतलब ये गले में नहीं डालते, मतलब वो आभूषण टाइप के होते हैं, आगे हम डिस्कस करेंगे इसमें, ठीक है ना। जब इनकी धार्मिक नीति पढ़ेंगे ना, राजनीतिक आर्थिक नीति, उसमें हम पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे, समझ रहे हो ना। मनका बनाने का कारखाना, भट्टी, लिपस्टिक, लिपस्टिक को अंडरलाइन कर लेना, ये पूछा जाता है लिपस्टिक। हाँ हाँ, वही चीज है। ये मन के बनाते थे, उसके बनाते थे, ये क्या बोलते हैं, ईंटों के भी उसके बनाते थे, मिट्टी के भी बनाते थे, वही होता है माला टाइप जो होती है मन का। देखो लिपस्टिक, 4 पहियों वाली गाड़ी, 4 पहिए वाली गाड़ी, 4 पहियों वाली गाड़ी। तो ये साक्ष्य कहां से मिले हैं हमें?
चुमंदड़ो से, ठीक है ना। कहाँ पर है ये जगह? पाकिस्तान में, ठीक है ना। ये 4 और पढ़ने में, 4 प्लेसेस और पढ़ने, यही प्लेसेस है, ऐसा टेंशन मत लो कि कितने सारे प्लेसेस हैं, जितना था आपको पढ़। और जैसे ये प्लेसेस कंप्लीट हो जाएंगे फिर ज्यादा कुछ नहीं है, फिर तो आर्थिक सामाजिक नीति देखनी है, वहां फैक्चुअल कम है याद करने का, ठीक है ना, फैक्चुअल यही चाहिए। अगला लिखो लोथल। यह है लोथल, यह है गुजरात के, यह है गुजरात के अहमदाबाद जिले के, यह है गुजरात के अहमदाबाद जिले, यह है गुजरात के अहमदाबाद जिले के सरगवाला ग्राम के समीप, सरगवाला सरगवाला ग्राम के समीप भोगवा नदी के तट पर है, भोगवा नदी के तट पर है। इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछी जाती है नदियां, तो ये शुरू में बता रहा हूं ना 6-7, ये तो मतलब याद होनी चाहिए कौन सा किस नदी पर है। भोगवा नदी के, भोगवा नदी के तट पर है। इसकी खोज S.R. राव ने की, S.R. राव ने, इसकी खोज S.R. राव ने की। ब्रैकेट में लिख रहे हैं 1955 में। सन इंपोर्टेंट नहीं है कि कब खोज हुई, ठीक है ना, सन इंपोर्टेंट नहीं है। अब यहां लिख लो यहां से क्या क्या मिला है। तो एक तो लिखो यहां से बंदरगाह, बंदरगाह के साक्ष्य मिले, क्या बंदरगाह था। इंपोर्ट वैसे भी देखो गुजरात है तो आइडिया लग ही जाएगा कि जब पूछेगा कि बंदरगाह के साक्ष्य कहां से मिले, तो लोथल से मिलेंगे। लोथल कहाँ है? गुजरात में, तो वैसे ही आइडिया लग जाएगा, ठीक है ना। बंदरगाह, धान व बाजरे के साक्ष्य, धान व बाजरे के साक्ष्य, धान और बाजरे जो फसल होती है उसके। फारत, उसके लिखो 3 युगल समाधि, 3 युगल समाधि, 3 युगल समाधि मतलब 3 समाधि एक साथ, 3 युगल समाधि, ठीक है ना। अब लिखो, अगला लिखो राखीगढ़, इसमें इतना ही लिखना, ठीक है ना, ज्यादा याद नहीं करना। अब देख रहे हो ना कम होता चला जा रहा है। राखीगढ़, कोई बताएगा कहां पर है राखीगढ़? वेरी गुड, कहां पर है? हरियाणा में। यह हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है, हिसार जिले में स्थित है, हिसार जिला है ना, यह हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। यहां से अन्नागार, यहां से अन्नागार एवं रक्षा प्राचीर, रक्षा प्राचीर के साक्ष्य मिले, रक्षा प्राचीर के साक्ष्य मिले। रक्षा ना सर, रक्षा प्राचीन, जी? रक्षा प्राचीन सर, इसके साथ मिले। अच्छा अच्छा अच्छा, ये है, ये क्या हुआ अभी इसमें साउंड वगैरह तो थोड़ा। रक्षा प्राचीर के साक्ष्य मिले, ठीक है ना। अगला लिखो कालीबंगा, इसकी खोज मैं बता रहा हूँ, मेरे ध्यान पे नहीं आ रही, मैं बता रहा हूँ इसकी खोज किसने, ठीक है ना। लिखो अगला राखीगढ़ी हो गया ना, ठीक है ना। इसमें ज्यादा मतलब इतने साक्ष्य वगैरह याद नहीं रखनी इसकी, ठीक है ना। वैसे देखो मतलब जैसे लिस्ट है ना, तो लिस्ट में तो बहुत ज्यादा है, इंपोर्टेंट चीज लिखा रहा हूँ मैं, जो जो इंपोर्टेंट है,
ठीक है ना, ज्यादा याद नहीं रखना। लिख लो कालीबंगा। कालीबंगा यह राजस्थान के गंगानगर जिले में, यह राजस्थान के गंगानगर जिले में घग्गर नदी के बाएं तट पर है। यह राजस्थान के गंगानगर जिले में घग्गर नदी के बाएं तट पर है। घग्गर नदी के बाएं तट पर है। घग्गर घग्गर नदी के बाएं तट पर स्थित है। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ काले रंग की चूड़ियां हैं। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ काले रंग की चूड़ियां हैं। इसकी खोज काले रंग की चूड़ियां हैं। इसकी खोज अमलानंद इसकी खोज, ये लिखना मैंने, अमलानंद, इसकी खोज अमलानंद घोष ने की। नहीं, इसकी खोज अमलानंद घोष द्वारा, ले लिखो, इसकी खोज अमलानंद घोष द्वारा 1961 में 1961 में बीबी लाल अमलानंद घोष है सर। हाँ हाँ, अमलानंद घोष, अमलानंद घोष द्वारा 1961 में बीबी लाल व बीके थापर, बीबी लाल बीके थापर, बीबी लाल व बीके थापर ने की। यहां लिख लो, यहां इंपोर्टेंट चीजें मिली है, यहाँ के साक्ष्य लिखो, साक्ष्य इंपोर्टेंट है। यहां से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलेंगे। क्या मिलेंगे? जुते हुए खेत के साक्ष्य। खुद जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। आयताकार 7 अग्नि वेदिका मिली है। आयताकार 7 अग्नि वेदिका मिली है। 7 अग्नि वेदिका मिली है। कांच व मिट्टी की चूड़ियां, और ये कांच व मिट्टी की चूड़ियां, इसे अंडरलाइन कर लेना, ये पूछा जाता है, ठीक है ना। कांच व मिट्टी की चूड़ियां मिली हैं। बेलनाकार मोहरे, मोहरे होती है ना, बेलनाकार मोहरे व मिट्टी के खिलौने, बेलनाकार मोहरे व मिट्टी के खिलौने। ठीक है ना, इतना सामान यहां से मिले। तो अब आप समझ रहे हो। अब मैंने बताया ना, इसका मतलब ये चीजें पूछी जाती है कि कौन सी चीज कहाँ मिलेगी, ठीक है ना। तो चूड़ी आपसे पूछ लिया है कि चूड़ी कहाँ मिलेगी। 2 प्लेस और हो गए, रह गए, उन्हें लिखो। अच्छा, ऐसा थक तो नहीं गया ना लिखते में? मैं इसमें इतिहास में लिखने का ज्यादा होता है, तो आपको पता ही होगा ना। अब ये चीजें मतलब इसमें क्या है, आदमी कुछ एक्सप्लेन तो ज्यादा कर नहीं सकता, ठीक है ना। जो चीज मिली या मिली है उसमें क्या बता सकता आदमी, ठीक है ना। तो ये है इसमें। लिखो बनावली। बनावली कहां पर है? कहाँ है? ये भी हरियाणा में है। कहाँ है? हरियाणा में। तो आप लिखो, हरियाणा के फतेहाबाद जिले में हरियाणा के फतेहाबाद जिले में हरियाणा के फतेहाबाद जिले में क्या हुआ अभी? कौन सा किला है सर? भाई आप ये बताओ, साउंड वगैरह का क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है?
फतेहाबाद जिला, ये लिख देंगे, फतेहाबाद जिले में स्थित है, हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित है। इसकी खोज R.S. बिष्ट ने की। किसने की है? R.S. बिष्ट ने। बिष्ट कोई आपके यहाँ ही का होगा, ठीक है ना, ये नाम याद भी हो जाएगा वो आपको। R.S. बिष्ट ने इसकी खोज की। यहां से देख लो क्या क्या प्लेस मिले, प्लेस देखो यहां से। जल जी 1973 में हुई है। सन याद नहीं रखने हैं, लिख लो बस ऐसे ही, बस लिखा रहेगा तो अच्छा लगेगा, सन याद नहीं करने हैं। इतना मतलब ये बहुत ज्यादा है याद करना, आप इसे आसान मत समझना, ठीक है ना। और आपको मैं बताऊं, जैसे आप हड़प्पा सभ्यता पढ़ते हो और वैदिक काल पढ़ते हो, ठीक है ना, और फिर जैसे मौर्य काल पढ़ते हो, बस यही तो हिस्ट्री है थोड़ी सी आगे को, मतलब और ज्यादा है क्या हिस्ट्री में? कोई ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी हिस्ट्री है, एंशिएंट हिस्ट्री यही होता है, इसे ज्यादा पढ़ाया जाता है। ये 5-6 टॉपिक है, जैसे एक तो क्या है, हड़प्पा सभ्यता, वैदिक काल, मौर्य और मौर्य उत्तर काल और गुप्त काल, 5 टॉपिक है। 5 ही तो चैप्टर है जो मेन चैप्टर है, इन्हीं 5 को पढ़ना होता है अच्छे से, समझ रहे हो ना। तो आप ये समझ लो कि एक चैप्टर इतना ज्यादा चल रहा है। और फिर आप देखोगे ना, इतिहास देखो ना कहां से कहां तक था। कल 25 लाख BC से कहां आ चुके हैं, आज 1750 पे आ गए, ठीक है ना। तो मतलब इतिहास में बहुत स्पीड के साथ भाग रहे हैं, इस स्पीड। सर जी, जी सर जी, इनका पतन का कारण क्या था सर? वो मैं लास्ट में बताऊंगा ना, मैंने बताया ना वो, जैसे आप यहाँ देखो, जैसे ये मैंने बताया ना, जैसे हम पहले पढ़ रहे हैं क्या, भूमिका, तो अभी हमने भूमिका पढ़ ली, नामकरण देख लिया क्या क्या नाम है इसके, नगर योजनाएं देख ली, लिपि हमने देख ली इसकी। अब देख रहे हैं मुख्य स्थान। मुख्य स्थान के बाद हम देखेंगे आर्थिक नीति, सामाजिक नीति, धार्मिक नीति, और फिर इसका पतन देखेंगे, समझ लो ना। तो हम क्रम से चल रहे हैं, अभी हम यहीं तक पहुंचे हैं, पतन अभी करेंगे, हम डिस्कस करेंगे। दूसरा मैं एक साथ इसलिए नहीं बता रहा हूँ ना, कंफ्यूजन हो जाएगा वो पूरा, फिर एक साथ वो हो जाता है, ठीक है ना। तो अभी हम डिस्कस करेंगे, पतन के बहुत सारे कारण है। देखो इसका पतन हुआ था, पतन के बहुत सारे कारण है, ठीक है ना, 6-7 कारण है, और हर आदमी ने अलग पतन दिया है। और दूसरी बात, सबके रीजन आपको याद रखने पड़ेंगे, सबके किसने क्या बताया है, ठीक है ना। मेन इसमें 2-4, क्योंकि इसमें जो है ना बाल गंगाधर तिलक वगैरह ने बताया ना, तो कुछ जो फ्रीडम फाइटर हैं उनके भी इसमें जो है सबके स्टेटमेंट है, तो फ्रीडम फाइटर के स्टेटमेंट जो है इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है ना। चलो लिखो, अब आगे लिखो, क्या लिख लिया यहाँ से, क्या क्या मिला। एक तो जल निकासी प्रणाली का अभाव था, यहाँ कहा हम बताया बनावली में, किसका अभाव था, जल निकासी प्रणाली का अभाव था। और मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, यहां से मिट्टी का बना हल मिला है, मिट्टी का बना हल मिला है। मतलब यूज, मतलब या तो वो खिलौने टाइप में कुछ इस तरह से हो। सर जल निकासी का अभाव, अभाव, अभाव मतलब यहाँ जल निकासी नहीं थी। जैसे हम देख रहे हैं, इनका सीवर सिस्टम बहुत अच्छा था, भाई सीवर सिस्टम की तो इनकी तारीफ हो रही थी, और यहाँ सीवर सिस्टम का मतलब ठीक नहीं है इनका, तो इसलिए जो है जल निकासी का मतलब सिस्टम ठीक नहीं था यहाँ। तो एक तो यह था, यहाँ से जल निकासी का अभाव था। यहाँ मिट्टी का बना हल मिला है, मिट्टी का बना हल मतलब खिलौने, तो ब्रैकेट में खिलौने लिख लेना, मिट्टी के बने खिलौने, ठीक है ना। और अधिक मात्रा में जौ के अवशेष मिले, अधिक मात्रा में जौ के अवशेष। अब लास्ट लिखो, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। लास्ट में अधिक मात्रा में जो जो एक फसल होती है ना, जो गेहूं के साथ बो जाती है, जो। अब लिखो लास्ट, वो है धोलावीरा, ये लास्ट है। धोलावीरा, ठीक है ना, लिखो। यह है गुजरात के कच्छ, यह गुजरात के कच्छ जिले के भचाऊ, भचाऊ तालुका में स्थित है, भचाऊ तालुका में स्थित है। भचाऊ तालुका में स्थित है। इसकी खोज 1967 में JP जोशी ने की।
इसकी खोज 1967 में जेपी जोशी ने की। नाइनटीन 67 में 1967 में जेपी जोशी ने की। अब यहां से देख लेते हैं यहां से क्या क्या मिले। यहां से 10 बड़े चिन्ह से निर्मित शिलालेख मिले हैं। 10 बड़े चिन्ह से निर्मित शिलालेख मिले हैं। शिलालेख आप जानती हो ना, और यहां से एकमात्र स्टेडियम, स्टेडियम मतलब यहां से एकमात्र स्टेडियम मिला है। यहां से एकमात्र स्टेडियम मिला है। स्टेडियम मतलब खेल का मैदान जी, हो गया ना। तो ये थे इनके प्रमुख प्लेस। प्लेस से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैंने आपको बता दिया कि कौन सी चीज कहां से मिली है। जैसे आपसे पूछा जाएगा स्टेडियम कहां से मिला है, तो कहां से मिला, ठीक है ना। किसने किसकी खोज की है, खोज के बारे में भी आपको जो है देख लेना, ठीक है ना। और क्वेश्चन के लिए मैंने आपको बताया, एक बार जब आप उसे घटना चक्र को आप ले लोगे, उससे आप क्वेश्चन लगाओगे तो बहुत ज्यादा आइडिया रहेगा, ठीक है ना। हमारे क्वेश्चन भी अच्छे हैं। देखो आइडिया का पता होना ज्यादा जरूरी है। जब तक यही नहीं पता होगा कि क्वेश्चन कैसे पूछाएंगे, क्योंकि जैसे आप एक बार वहां से ऑब्जेक्टिव पढ़ोगे, फिर वहां देखोगे कि ऐसे क्वेश्चन आ रहे, तो जब आप अपने नोट्स रिवाइज करोगे ना, तो दिमाग वहां ज्यादा जाएगा कि ये क्वेश्चन आया हुआ था, पूछा हुआ क्वेश्चन था। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना ज्यादा है। मेन प्रॉब्लम ये होती है ना एंशिएंट हिस्ट्री में, अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, आप हिस्ट्री के बैकग्राउंड नहीं है, तो ऐसा लगता है यार ऐसी चीज क्यों पूछी जाएगी, कौन पूछ रहा है ऐसी चीज, मतलब वो वाली फीलिंग आती है। तो उस वाली फीलिंग से बचने के लिए ही मैंने वो बुक जो है रिफर करी है, ठीक है ना, घटना चक्र ले लेना। तो उस बुक से आप करते हैं। अब हम बात करते हैं इसका क्या, तो अब हेडिंग डाल लो इनकी सामाजिक नीति। आर्थिक नीति थोड़ा बाद में कर लेंगे, पहले सामाजिक नीति हम बात करते हैं। तो सामाजिक नीति देखेंगे। अब मुख्य स्थल तो हमने देख लिए इनके, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं इनकी सामाजिक नीति। देखो इसमें कुछ चीजें हैं आपके पास, ठीक है ना, कि इसमें पता कैसे चल रहा है कि क्या क्या इसके सामाजिक जीवन है। तो मैंने जैसे अभी बताया था, हमने शुरू में डिस्कस किया था इसके बारे में कि यहाँ एक तो देवी की मूर्ति मिली है। अब ऐसा लिखा हुआ तो कुछ है नहीं, इतिहासकारों ने अनुमान ही लगाया है, ठीक है ना। तो सामाजिक जीवन में यह बताया जाता है कि इनका जो जीवन था वो मातृसत्तात्मक था। कैसा जीवन था, मातृसत्तात्मक। क्यों ऐसा हिसाब लगाया, क्योंकि देवी वगैरह की पूजा मिल रही है। वो मैंने घर का एक आइडिया बताया था कि घर से जो है हल्का सा जो है आइडिया मिल रहा है, ठीक है ना। कास्ट सिस्टम इनके यहाँ नहीं बताया जाता। जैसे कास्ट सिस्टम अब है ना, मतलब उसमें तो अब बाद में इसके बाद कास्ट सिस्टम आएगा कि जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इसमें ऐसा नहीं है। इसमें मतलब ये बताया गया है कि जैसे एक तो विद्वान होते थे, विद्वान मतलब पुरोहित वर्ग, योद्धा होता था, व्यापारी होता था और श्रमिक होता था। ये चार इसमें जो है इनकी सामाजिक स्थिति में बताया जा रहा है। तो सामाजिक स्थिति में क्या है, ये चार रूप में इन्हें जो है डिवाइड किया गया है, ठीक है ना। और मात्र सत्तात्मक इनका जो है समाज है। कैसे बताया जा रहा है, क्योंकि मोहर वगैरह से कुछ जो है उसमें लेडीज वगैरह के चिन्ह मिले हैं, ठीक है ना। दूसरा क्या है, मतलब घर के आइडिया से जो है हिसाब लगाया जा रहा है, ठीक है ना। नृत्य करती हुई देवी की मूर्ति मिली है। तो ऐसे बहुत सारे मतलब इतिहासकारों ने हिसाब लगाया कि कैसा होगा, मातृसत्तात्मक जो है इनका समाज होगा। लिपस्टिक वगैरह के साक्ष्य मिले हैं यहाँ से, ठीक है ना। तो उससे भी मतलब ये इंडिकेट कर रहा है कि कितने ज्यादा ये थे। दूसरा, ये जो इनका समाज में जो है ना, ये सूती व ऊनी वस्त्र दोनों तरह के प्रयोग करते थे। ये सूती वस्त्र भी उपयोग करते थे और ऊनी वस्त्र भी, ठीक है ना। दूसरा, इनका ये कैसे थे, वेजिटेरियन थे या नॉन वेजिटेरियन, तो ये दोनों थे। ये शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। मतलब आप इससे पहले देख रहे हो, इससे पहले आदमी कैसा था, नरभक्षी था। मतलब आप देख रहे हो वो जानवर ही खा रहा था पहले, तो मतलब उससे चेंजिंग आने में बहुत। देखो हमारे मतलब आप ये समझो, मानव का जो विकास हुआ वो मांसाहारी से शाकाहारी बना है, ना कि शाकाहारी से मांसाहारी बना है। शुरू में हम मांसाहारी थे, ठीक है ना, हमारे पूर्वज ये है। और इनका जो गेम वगैरह था, गेम वगैरह कौन सा खेलते थे, तो ये चौपड़ में पासा खेलते थे। चौपड़ और पासा टाइप का ये जो है इस तरह के जो है ये गेम वगैरह जो है खेलते थे सामाजिक जीवन में इसके, ठीक है ना। ये इस तरह से खेलते थे। ये समाधि वगैरह का इनमें जो है प्रचलन था। मतलब जो है ना, मरने के बाद जो वो अंत्येष्टि करते हैं,
के मरने के बाद, डेथ के बाद जो वो करते थे, तो ये वो सब काम करते थे। तो ये इनका मतलब सामाजिक जीवन के बारे में है। दाह संस्कार वगैरह बोलते हैं जिसे, तो दाह संस्कार ये करते थे। मतलब ऐसे नहीं जैसे पहले हम कह रहे थे कि आदमी वो हो गया था, मतलब अगर मर गया तो मतलब छोड़ दिया ऐसे ही। अब ये जो है समझ रहे हैं, मतलब बहुत ज्यादा विकसित हो चुका है ना आदमी। तो ये तो वैसे भी आइडिया लग जाएगा कि जब आदमी पकी ईंटों के घर में रह रहा है, ठीक है ना, सीवर सिस्टम है, पाइप है, ठीक है ना, किचन वगैरह बना लिया है, तो मतलब सामाजिक जीवन तो हमसे उनका काफी मेल है, ठीक है ना। वस्त्र मैंने बता दिया कैसे वस्त्र यूज कर रहे हैं, सूती वस्त्र यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आप लिख लो इस वाली बात के। ये इनकी एक खासियत और है, ये थे बहुत शांत प्रिय लोग, युद्ध में इनका कोई इंटरेस्टेड नहीं थे, ठीक है ना, युद्ध वगैरह में कोई नहीं थे। बाकी इनके पतन के कारण में हम देखेंगे ये इनके शांत स्वभाव का कैसा था, तो ये इनके बारे में आप लिख लो। तो लिख लो, एक तो ये शाकाहारी और मांसाहारी थे, शाकाहारी और मांसाहारी थे, शाकाहारी और मांसाहारी थे। सूती व ऊनी दोनों तरह के वस्त्रों का प्रयोग करते थे, सूती व ऊनी दोनों तरह के वस्त्रों का प्रयोग करते थे। ठीक है। अंत्योष्टि में पूर्ण समाधिकरण का सर्वाधिक प्रचलन था। अंत्योष्टि मतलब मरने के बाद जो होता है, ठीक है ना। अंत्योष्टि में पूर्ण समाधिकरण सर्वाधिक प्रचलित था, पूर्ण समाधिकरण सर्वाधिक प्रचलित था, जबकि आंशिक समाधिकरण वह दाह संस्कार भी था, जबकि आंशिक समाधिकरण वह दाह संस्कार भी था। मतलब क्या है, ये कभी कभी तो आदमी को पूरे को जला देते थे, कभी कभी ऐसे करते थे आधा जलाया फिर उसे दफना दिया, मतलब इस तरह से इनका मतलब अपना कल्चर था इनका। आंशिक समाधिकरण एवं दाह संस्कार का भी प्रचलन था, दाह संस्कार का भी प्रचलन था। दाह संस्कार मतलब डेथ बॉडी को जला देना, ठीक है ना। ये इनके बारे में थे। यहाँ के लोग चौपड़ और पासा खेलते थे, क्या खेल रहे हैं अभी, चौपड़ और पासा, ये इनका गेम है, ठीक है ना। कितने पार्ट में ये डिवाइड थे, तो वो मैंने आपको बता दिया, ये 4 उसमें जो है डिवाइड थे। किस किस में, एक विद्वान, ब्रैकेट में लिख लो पुरोहित, विद्वान पुरोहित, फिर दूसरा योद्धा, फिर व्यापारी और श्रमिक, व्यापारी श्रमिक, विद्वान योद्धा व्यापारी श्रमिक। जैसे उसमें था ना, बाद में आके क्या हो जाएगा, ठीक है ना, ब्राह्मण वैश्य शूद्र, इस तरह से शूद्र क्षत्रिय, इस तरह से हो जाएगा ना जी। ये 4 पार्ट में डिवाइड थे, जिसमें क्या था, विद्वान, विद्वान का ब्रैकेट में लिख देना पुरोहित, और पुरोहित वर्ग का मैंने बताया था ना, कौन से टीले पे रहते थे, पश्चिमी टीले पे। फिर लिखो योद्धा, व्यापारी और श्रमिक वर्ग, और श्रमिक वर्ग की मौजूदगी थी, ठीक है ना। अब मुझे बताओ, इसमें दास प्रथा थी या नहीं थी, सामाजिक नहीं थी, मैं ये चीज में आपसे कहूंगा। दास प्रथा, जैसे बाद में आपको देखोगे ना दास प्रथा जाएगी, तो देखो कुछ राइटरों ने तो मतलब बोला है कि दास प्रथा थी नहीं, कुछ ने बोला है थी। तो एक इतिहासकार है व्हीलर, उन्होंने दास प्रथा को स्वीकार किया है। तो आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, व्हीलर ने दास प्रथा स्वीकार की है। मतलब ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, वो पूछे जाएंगे कि व्हीलर के अनुसार इस तरह से आएगा, ठीक है ना, या किसने दास प्रथा को स्वीकार किया है, तो व्हीलर ने, ठीक है ना। फिर भी अगर आए तो आपको लगाना कि दास प्रथा थी, मतलब लगा देना, क्योंकि एक स्टेटमेंट इसी ने बोला, वैसे ज्यादातर बोला नहीं है किसी ने, ठीक है ना। तो ये स्पेशलिटी इनके इसलिए जो है, इसके इनके नाम से जो है वो हो गया। अब मुझे बताओ इसके बारे में कोई दिक्कत है अब आपको। तो हम बात कर रहे थे, जैसे हमने इसमें देखा था, तो हमने देखा देखो, अब आपने क्या पढ़ लिया, भूमिका हमने देख ली इसकी, नामकरण में कोई दिक्कत नहीं है, नाम इसके 5-6 नाम है, रीजन भी मैंने बता दिया। भाई हड़प्पा नाम क्यों रखा गया, क्योंकि हड़प्पा जगह से मिला, फिर मोहनजोदड़ो की जगह से मिला तो उसे ही बोला गया, क्योंकि दोनों प्लेस पहले मिले थे और बड़े प्लेस है, इसलिए इन दोनों को क्या बोला जाता है, जुड़वा राजधानी।
ठीक है ना। अगर सिंगल राजधानी की बात की जाए तो मोहनजोदड़ो, ठीक है ना। ये हो गया। नामकरण हमने देख लिया, भूमिका देख ली, नगर योजना देख लिया हमने कि किस किस तरह से नगर बना हुआ था, तो मैंने कमरे उमरे बना के आपको अच्छे से दिखा दिया है। लिपि हमने देख ली, लिपि कैसी थी, ब्रोस्टोफैथिक लिपि है इसकी, ठीक है ना। और कैसे यो आकार के चिन्ह मिले हैं, और टोटल कितने मिले हैं, 64 चिन्ह मिले हैं, 64। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मुख्य स्थान हमने डिस्कस कर लिया, किस स्थान की किसने खोज किया है, कैसे कैसे क्या हुआ है। सामाजिक जीवन हमने देख लिया। अब रह क्या क्या गया, आर्थिक जीवन रह गया, इनका धार्मिक जीवन रह गया, और इनका पतन रह गया। ये तीन चीज जो है इनकी जो है रह चुकी हैं, ठीक है ना। तो जैसे आप पूछे थे ना कि पतन इनका कैसे हुआ, तो अब पतन पे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि कल उस पर जो है डिस्कस करना चाहिए, पतन वगैरह पे, ठीक है ना। पतन को लेकर जो है ना, मतलब 6-7 लोग हैं, तो सबने अलग अलग दिया है, मतलब सबके जो है अलग अलग तरह से जो है राय है कि किसने किस तरह से जो है इसके पतन के बारे में कहा है। तो पतन के बारे में भी देखेंगे। पतन